ओके। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर दिए थे, ब्रांचिंग स्टार्ट किए थे। तो ब्रांचिंग के अंदर मैं क्या बताया था, बेसिकली दो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट ब्रांचिंग में आते हैं। एक तो तुम्हारा इफ है और दूसरा स्विच है। इफ का चार फॉर्म मैं बोला था रहेगा, जिसमें से तीन फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एक तो तुम्हारा रहेगा इफ, एक हो गया इफ एल्स, एक हो गया इफ एल्स इफ लैडर, और लगेगा नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ को हम लोग इग्नोर करेंगे, तीन फॉर्म पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो तीन फॉर्म बताया। उसके बाद आता है सिनेरियो के, कौन से सिनेरियो में मैं कौन सा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट यूज करूंगा। लेट्स से अगर तुम्हारे पास कोई एक स्पेसिफिक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है और वो एक ब्लॉक को एक स्पेसिफिक कंडीशन पे मेरे को एग्जीक्यूट करना है, तो इन दिस केस मैं इफ यूज करूंगा। अगर मेरे पास दो ब्लॉक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक वन, कंडीशन फॉल्स होती है तो ब्लॉक टू, मेरे पास ब्लॉक टू भी है, इन दिस केस मैं इफ एल्स यूज करूंगा। और मेरे पास मल्टीपल ब्लॉक्स है, मोर देन वन ब्लॉक्स है, लेकिन कोई भी एक ही ब्लॉक एट ए टाइम एग्जीक्यूट होगा, ऐसा है। ऐसी सिचुएशन है लाइक जैसे केबीसी, एक आंसर ट्रू हो गया तो फर्स्ट आंसर ट्रू हो गया तो सेकंड थर्ड फोर्थ कभी ट्रू नहीं होगा, सेकंड सेकंड ट्रू हो गया तो थर्ड और फोर्थ कभी ट्रू नहीं होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है, मतलब मल्टीपल में से सिंगल सिलेक्शन, मेरे को सिंगल सिलेक्शन ही ट्रू रहने वाला है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी नीड टू यूज इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कवर कर लिए थे। उसके बाद अब मैं यहाँ पे तुमको अच्छा एक और चीज मैं तुमको बता दिया था कि अगर मेरे को ब्लैक स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है तो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखता हूँ, और ब्लैक स्क्रीन से कोई वैल्यू मेरे को प्रोग्राम में लेना है तो मैं कंसोल डॉट रीड लाइन लिखता हूँ। कंसोल डॉट रीड लाइन के साथ में मैं तुमको एक चीज और बता दिया था वहीं पर कि कंसोल डॉट रीड लाइन जब भी तुम लिखोगे तो कंसोल डॉट रीड लाइन ऑलवेज जो डेटा, जो भी यूजर जो डेटा लिखेगा वो डेटा को प्रोग्राम में एज ए स्ट्रिंग लेके आएगा, तो तुमको उसको डिजायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर तुमने इंटीजर लिया है तो कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर, तुमने फ्लोट लिया है तो कन्वर्ट डॉट टू फ्लोट, तुमने डेट टाइम लिया है तो कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम, तुमने कुछ और डेटा टाइप लिया है, डबल लिया है तो कन्वर्ट डॉट टू डबल, ऐसा लिख के कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर में भी वो तीन इंटीजर थे, 16, 32 और 64, वो फंक्शंस वहां पर आ जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग कल तक का कवर कर लिए थे, ये एक क्विक रिवीजन था। नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट मेरे पास कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मेरे को देखना है। तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, लेट्स से यूजर से मेरे को एक वैल्यू, एक प्रोग्राम मेरे को बनाना है। ठीक है, वो प्रोग्राम बना के मेरे को यूजर से एक वैल्यू लेना है, यूजर को बोलेंगे एंटर नंबर, वो नंबर को ले जाके एक वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ देखो, मैं सिर्फ ड्राइवर अभी कोड नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ मेरे को करना क्या है। यूजर को मेरे को बोलना है एंटर नंबर, कैसे बोलेंगे हम लोग यूजर को एंटर नंबर, यूजर को इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, कौन से स्टेटमेंट से, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, सॉरी गलती हो गई मालिक। ठीक है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन लिख के मैं बोलूंगा एंटर नंबर, यूजर रीड करेगा, नंबर लिखना है, यूजर को एक वैल्यू लिखेगा, वो वैल्यू को अपन प्रोग्राम में लेंगे। यूजर से वैल्यू किससे लेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन से, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे और एक वेरिएबल में ले जाके स्टोर कर देंगे। वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होने के बाद, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होने के बाद मेरे को ये फाइंड करना है कि वो नंबर इवन है या वो नंबर ऑड है। मेरे को ये फाइंड करना है वो नंबर इवन है या वो नंबर ऑड है। तो कोई नंबर, इवन नंबर ऑड नंबर, किस क्या होता है इवन नंबर, बोले ये नहीं पूछना था, ये तो मैथ्स में बचपन में पढ़े थे। इवन नंबर ऑड नंबर, इवन नंबर 2, 4, 6, 8। ठीक है, जो जो ऐसा नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है वो नंबर इवन है, जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है वो ऑड है। पूरा डिवाइड होने का कैसे चेक करूंगा कि कोई नंबर पूरा डिवाइड हो गया, जब तुम डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि ये नंबर पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, डिवीजन, हाँ क्या 1 डिवाइड करने के बाद अपार्ट फ्रॉम 0 आया, एक्चुअल में 1 ही आता है, वो बात सही है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 से पूरा डिवाइड हो गया, ये कैसे मालूम पड़ेगा, या कोई भी नंबर से कोई नंबर पूरा डिवाइड हो गया, तुम इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। तो वो नंबर को तुम डिवाइड करोगे, डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आया तो पूरा डिवाइड हो गया। अपार्ट फ्रॉम 0 आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी आ सकता है ना। हाँ ये है कि
ऑड के केस में 1 आता है, लेकिन मैं अभी ऑड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर डिवाइजर जो है वो पूरा डिवाइड कर दे रहा है डिविडेंड को, ये तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग योर रिमाइंडर वैल्यू। तो और रिमाइंडर वैल्यू निकालने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करूंगा मैं और चेक करूंगा। तो उसका लॉजिक कैसे बनेगा वो मैं प्रोग्राम तुमको लिख के बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज, उसको रन करते जाएंगे, देखेंगे, डिबग करेंगे, वैल्यू क्या आती है वो। फिर उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे स्विच के ऊपर, और जब स्विच में पढ़ाने लगूंगा तो जो प्रोग्राम बनाया था ना एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, वो प्रोग्राम हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, स्विच स्विच के थ्रू कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रोग्राम मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रोग्राम लिखना है, यहाँ पे यूजर को इंस्ट्रक्ट करना है एक वैल्यू के लिए। तो यही मेरा सी शार्प प्रैक्टिस सॉल्यूशन है जो कल मैं लिया था, इसके अंदर भी मैं एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नया सॉल्यूशन लेने की जगह पे सेम सॉल्यूशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को ऐड कर रहा हूँ। मैं एक सॉल्यूशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड कर सकता हूँ। एकदम शुरू में बताया था सॉल्यूशन जो है कंटेनर है प्रोजेक्ट्स का, तो यहाँ पे मैं गया राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भी मैं एक कंसोल एप्लीकेशन ले लेता हूँ। इसका नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अभी मेरे को यूजर को इंस्ट्रक्ट करना है कि तू नंबर लिख। देन तो नंबर लिखने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन देगा? देखो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा? मेन से। तो सबसे पहले आगे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एंटर नंबर, और ये प्रोग्राम का आउटपुट मेरे को दिख सके इसके लिए मैं कंसोल डॉट ये लिख देता हूँ, इससे प्रोग्राम का आउटपुट रुक जाएगा अपनी जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये यूजर को मैंने बोला नंबर लिख, यूजर एक नंबर लिखेगा। तो इसको रन करके देख लेता हूँ मैं। इसको रन किया तो यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे, ओ अच्छा देखो यहाँ पे दो 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 प्रोजेक्ट है बराबर। अब मैं ये बटन पे क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये वाला रन हो रहा है, मेरे को क्या करना है, ये वाला रन करना है। तो इसको कैसे स्विच करूंगा मैं? देखो दोनों प्रोजेक्ट में थोड़ा सा फर्क लग रहा है तुमको, दोनों के नाम में कुछ ऐसा फर्क समझ में आ रहा है। एक बोल्ड है और एक नॉर्मल टेक्स्ट में। तो जो बोल्ड है ना वो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट रहता है जो यहाँ पे रन होता है। अब इसको डिफॉल्ट प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, इस पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, सेट एज स्टार्टअप करोगे तो अब देखो कौन सा बोल्ड हो गया, टेस्ट इवन आउट। तो अब मैं रन करूंगा तो टेस्ट इवन आउट रन होगा, आया एंटर नंबर लिखा हुआ। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, रन करने के टाइम एक ही को रन करोगे तुम लोग। तो अगर एक को रन करना है तो एक, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि दोनों रन हो जाए तो उस टाइम पे क्या करना है, ये सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे देखो मल्टीपल स्टार्टअप सेलेक्ट करना है। मल्टीपल स्टार्टअप में कौन से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इसको बोला इसको भी स्टार्ट कर दे और इसको भी स्टार्ट कर दे, तो दोनों स्टार्ट करेगा। देखो अप्लाई, ओके। अब बोल्ड क्या रहेगा? अब बोल्ड प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, अब बोल्ड सॉल्यूशन हो गया। तो जब भी तुमको सॉल्यूशन बोल्ड दिखेगा इसका मतलब क्या है, वो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर है मल्टीपल स्टार्टअप के लिए। और अगर कोई प्रोजेक्ट बोल्ड तुमको दिखेगा प्रोजेक्ट नेम में, मतलब वो प्रोजेक्ट क्या है, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्टअप में सेट हुआ है। क्लियर है ये क्या बोला मैं? एकदम क्लियर, मतलब एक नॉर्मल सी चीज है, बस पता होने की जरूरत है। इसको अब मैं रन किया, इसमें डिबग निकाल देता हूँ यहाँ से। इसको मैं रन किया तो देखो अब दोनों रन हो जाएगा, दिखा, दोनों प्रोजेक्ट रन हो गया मेरा। लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं करना होता है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाले प्रोजेक्ट को स्टार्टअप सेट कर देता हूँ। ये मेरे को कब करना पड़ता है, ये मेरे को कब करना पड़ता है मल्टीपल स्टार्टअप, उसका एक प्रैक्टिकल सिनेरियो भी बता देता हूँ मैं तुमको। मल्टीपल स्टार्टअप तुमको बेसिकली कब करना पड़ेगा? मल्टीपल स्टार्टअप तुमको करना पड़ेगा जैसे एक प्रोजेक्ट तुम्हारा डॉटनेट का है, ठीक है, और दूसरा प्रोजेक्ट तुम्हारा एसपीए है एंगुलर का, मतलब एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो यूआई टेक्नोलॉजी में रन हो रहा है। तो उसमें होता क्या है पता है? उसमें होता ये कि यूआई का प्रोजेक्ट मतलब जो यूजर इंटरफेस बनाने के लिए एक सेपरेट प्रोजेक्ट तुमने अलग बनाया है, और बैकएंड के लिए एक अलग प्रोजेक्ट है, और डेटाबेस के लिए एक अलग प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ। मतलब ये जो तीन टेक्नोलॉजी को एक प्रोजेक्ट में डालने की जगह तीन अलग अलग प्रोजेक्ट भी बनाते हैं।
डेटाबेस का एक अलग प्रोजेक्ट होता है, बैकएंड का अलग प्रोजेक्ट होता है, यूआई का अलग। तो उस टाइम पे क्या होता है पता है, उस टाइम पे हम लोग को यूआई का और बैकएंड का दोनों प्रोजेक्ट एक साथ रन करना पड़ता है, क्योंकि अगर सिर्फ यूआई रन करोगे तो बैकएंड से डेटा नहीं आएगा, और सिर्फ बैकएंड रन करोगे तो यूआई नहीं दिखेगा। मेरी बात समझ में आई? तो उस टाइम पे मल्टीपल स्टार्टअप सेलेक्ट करके हम लोग को रन करना पड़ता है। तो अभी जब से लाइक 5 6 ईयर्स 6 ईयर्स से यूआई, जैसे जब से एंगुलर रिएक्ट और ये सब जो अलग फ्रेमवर्क आ गए, उस टाइम से क्या हो गया है, उस टाइम से यूआई के प्रोजेक्ट्स जो है वो अलग बनना स्टार्ट हो गया। पहले कैसा होता था, यूआई इंटीग्रेटेड होता था बैकएंड के साथ में, अब ऐसा नहीं होता। अब यूआई के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। यूआई के प्रोजेक्ट जो रिएक्ट डेवलपर करेगा, एंगुलर डेवलपर करेगा, व्यूजेएस वाला करेगा, मतलब ये सब अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो सिर्फ यूआई डिजाइन करने के लिए बना हुआ है, सिर्फ यूआई के लिए। समझ में आएगा? अब पहले ऐसा होता था कि बैकएंड के साथ में ही यूआई के प्रोजेक्ट्स होते थे, तो पहले ऐसी जरूरत नहीं पड़ती थी मल्टीपल स्टार्टअप की। लेकिन अब मल्टीपल स्टार्टअप की जरूरत पड़ती है, लेकिन रेयरली पड़ती है, ज्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली कैसा होता है कि जो यूआई के प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉयड होते हैं, तो हम लोग उसको वहां से एक्सेस कर लेते हैं, तो हम लोग को लोकल में उसको रन नहीं करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट मतलब ये पूरा नटशेल ये है कि इनकेस अगर तुमको मल्टीपल प्रोजेक्ट रन करना पड़ा तो सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करके मल्टीपल स्टार्टअप तुम सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम तुमको कोई एक प्रोजेक्ट में बग आएगा, कोई एक प्रोजेक्ट को टेस्ट करना पड़ेगा और उसको एक प्रोजेक्ट पे ही हम लोग काम कर दे। तो 90% चांस ये रहेगा कि कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके ही तुमको रन करना रहेगा। जैसे अभी भी अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है, दोनों काम का है, लेकिन अभी काम तो मेरे को इस पे करना है, तो अभी इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा, फिर जब इस पे स्विच होगा तो इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा। लेकिन नॉर्मल इन्वायरमेंट में कभी अगर मेरे को पूरा इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना है, मतलब इसका डेटा उसमें उसका डेटा उसमें, सब प्रोजेक्ट को रन करके एक साथ देखना है, तो मल्टीपल स्टार्टअप सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है उस टाइम पे। और ये सिर्फ डेवलपमेंट टाइम पर ही होता है, मतलब सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे ही ये होता है, आगे इसका इसका कोई यूज नहीं है। मतलब हम लोग को आगे ऐसा कुछ नहीं है कि सर्वर पे इसको डालूंगा तो सर्वर पे सब एक साथ रन होगा, ऐसा नहीं होता। सर्वर पे नोड्स अलग अलग होते हैं, तो वो एक अलग कहानी है, तो वो मैं बताऊंगा जब सर्वर पे डिप्लॉयमेंट की बारी आएगी। अभी तो डेवलपमेंट करना हम लोग सीखेंगे, फिर सर्वर पे डालना, डिप्लॉयमेंट, वो सब आगे की चीजें। ठीक है, तो मैं ये वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर दिया, टेस्ट इवन और एज ए स्टार्टअप प्रोजेक्ट, और ये प्रोग्राम डॉट सी एस में आया, यहाँ पे लिखा। अब यूजर जो वैल्यू, यूजर ये रीड करेगा, रीड करने के बाद कुछ वैल्यू लिखेगा, वो वैल्यू को मैं बोलता हूँ टेक्स्ट फ्रॉम यूजर, टेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं, टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे वैर करके वेरिएबल क्रिएट किया। अब यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने का एक और, अभी तक तो हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते थे तो कैसे क्रिएट करते थे, इंट लिख के वेरिएबल का नाम लिखते थे या फ्लोट लिख के वेरिएबल का नाम लिखते थे, अभी हम लोग ऐसा क्रिएट कर रहे थे। लेकिन एक और तरीका है सी शार्प के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक वेरिएबल क्रिएशन, जिसको या वेरिएबल टाइप वेरिएबल क्रिएशन, जिसमें वैर का मतलब होता है कि उसका डेटा टाइप वेरी होगा, वेरिएबल डेटा टाइप रहेगा। वेरिएबल मतलब वो ये वाला वेरिएबल नहीं, चेंज होने वाला वेरिएबल जो चेंज होगा। तो तो अगर मैं डेटा टाइप नहीं बताऊं, अगर मैं डेटा टाइप नहीं बताऊं, ठीक है, और उसको उसको लिटरल बताऊं, मैं क्या बोल रहा हूं, लिटरल सबको पता है लिटरल किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो रही है। ठीक है, तो लिटरल की टाइप के बेस पे वो वेरिएबल की टाइप को चेंज कर देगा। तो ये कैसा, नहीं कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, ये यहाँ पे वही चीज है। देखो अभी मैं यहाँ पे आया, वेर लिखा, वेर लिख के मैं यहाँ पे आगे लिखा 1.1, तो 1.1 ये कौन सा लिटरल है, ये लिटरल की टाइप क्या है, डबल, बाय डिफॉल्ट डबल। तो ये देखो टाइप क्या ले लिया इसने, दिख रहा है टूल टिप में, वो बॉक्स जो आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, टूल टिप, टूल टिप में दिख रहा है डबल। अब मैं यहाँ पे आगे लिखा 1.1 एम, तो अब क्या हो जाएगा ये, अब मैं यहाँ पे आगे लिखा 1.1 एफ, तो अब डेटा क्या हो जाएगा। और अगर मैं आगे यहाँ पे डायरेक्ट लिखा 1, तो अब क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। और अगर मैं यहाँ पे आगे डायरेक्ट लिखा लाइक अब क्या हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे आगे लिखा, अब क्या हो जाएगा। ये समझ रहे क्या क्या है, तो ये वेरिएबल टाइप है। तो ये तरीके से भी हम लोग वेरिएबल को, सॉरी, ये तरीके से भी हम लोग डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल को, और ये मेथड से भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या किया, यहाँ पे वेर लिखा और यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट रीड लाइन। तो अब बताओ टेक्स्ट क्या होगा, कौन बताएगा, कौन बता सकता है, पता है नहीं पता है,
किसको किसको पता है, हाथ उठाओ। किसी को नहीं पता आंसर, कल ही तो बताया था। हाँ मैं पूछ रहा हूँ उसका डेटा टाइप क्या बनेगा, वैल्यू। किसको किसको पता है आंसर, एक दो, बोले बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन सही है वो नहीं पता है, जो पता है वही वही बोल दो। फातिमा क्या रहेगा, क्यों रहेगा स्ट्रिंग, मतलब क्या रीजन से स्ट्रिंग रहेगा? एग्जैक्टली, यूजर से जो भी डेटा आता है वो एज ए स्ट्रिंग रीड करते हैं, या इसको दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकता हूं मैं, रीड लाइन जो फंक्शन है ना उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। कैसे मालूम पड़ा रीड लाइन का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो इस पे एरो लेके गया मैं, तो ये टूल टिप में देखो क्या लिखा है, रिटर्न, रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। इतना भी नहीं समझ में आता है ना, तो इसको क्लिक करने का, इसको क्लिक करके गो टू डेफिनेशन करने का, अब ये चला गया, ये कहाँ आ गया, ये वो कोड पे आ गया जो माइक्रोसॉफ्ट वाले हम लोग को लिख के दिए, ये हम लोग नहीं लिखे, यहाँ पे ये फंक्शन, तो ये फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, ये मॉडिफायर है, ये रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन नेम है, ये पैरेंथेसिस है, इसके अंदर बॉडी है जो तुम लोग देख नहीं सकते क्योंकि वो कंपाइल्ड कोड है, माइक्रोसॉफ्ट का हिडन कोड है। मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोला, ऐसी फंक्शन लिखते हैं ना हम लोग, फंक्शन के बारे में ऐसी कुछ बताया था ना मैं। तो ये मेरा एक्सेस स्पेसिफायर है, ये मेरा मॉडिफायर है जो ऑप्शनल है, हम लोग चाहे तो लिखे नहीं चाहे तो नहीं। उसके बाद ये रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन का नेम है, ये पैरेंथेसिस है और यहाँ पे बॉडी है इसके अंदर जो हम लोग देख नहीं सकते। तो ये फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, बेसिकली हम लोग को देखना है क्या है रिटर्न टाइप, तो ये क्या है स्ट्रिंग। तो जहां पर भी ये फंक्शन कॉल होगा वहां वैल्यू रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, और वैल्यू रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, तो वैर अपने वेरिएबल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, क्यों मैं बोला, तो इसको एरो लेके गया तो ये क्या बन गया। अगर यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन होता, कोई ऐसा फंक्शन होता जो जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता, तो ये फंक्शन ये क्या बन जाता, इंटीजर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट रीड भी एक फंक्शन है, वो क्या रिटर्न कर रहा है, कैसे मालूम पड़ा इंटीजर रिटर्न कर रहा है, टूल टिप में लिखा है। तो अब ये क्या हो गया, तो ये डायनामिकली अपने डेटा टाइप को चेंज करेगा बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे आके प्रॉपर स्ट्रिंग लिख दूं तो अब ये एरर देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब मैंने इसको ये वेरिएबल को बना दिया स्ट्रांगली टाइप्ड वेरिएबल। तो दो टाइप के वेरिएबल यहाँ पे देखो, अब एक नई थ्योरी ऐड कर दिया मैं वहीं पे वेरिएबल में। दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे स्ट्रांगली टाइप्ड वेरिएबल और एक होते हैं तुम्हारे नॉर्मल वेरिएबल्स, जो वेरिएबल डेटा टाइप वाले वेरिएबल। स्ट्रांगली टाइप्ड वेरिएबल मतलब ऐसे वेरिएबल जिसको डिक्लेयर करने के टाइम पे ही तुम उसका डेटा टाइप बता देते हो, तो वो स्ट्रांगली टाइप्ड है। टाइप्ड मतलब डेटा टाइप, टाइप्ड मतलब डेटा टाइप, वो स्ट्रांगली अपने डेटा टाइप से बाउंड है, या ऐसा बोल सकते हो तुम, तो उसको स्ट्रांगली टाइप्ड वेरिएबल्स बोलते हैं। तो स्ट्रांगली टाइप्ड वेरिएबल जो रहेंगे उसमें तुमको हमेशा कन्वर्जन रिक्वायर रहेगा, वो लिटरल के बेस पे चेंज नहीं होंगे। और जो लूजली टाइप्ड वेरिएबल जो है वो वेरिएबल डेटा टाइप रहेंगे। मतलब अगर मैं लूजली टाइप मतलब मैं डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, जो डेटा आएगा वो अपने हिसाब से डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेगा, दैट इज योर वेर। और अगर स्ट्रांगली टाइप्ड रहेगा तो फिर एरर देना स्टार्ट करेगा। तो अगर अभी अगर मैं यहाँ पे वायर लिखूंगा तो वो एरर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को कंसोल डॉट रीड लाइन लेना है, तो ये लिया मैं, ये समझ में आ रहा है। ये जो डेटा आया है ना, ये जो डेटा आई है स्ट्रिंग, अब भले से बंदा उसमें लिखे 20 लेकिन है तो वो स्ट्रिंग, तो उसको मैं मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करूंगा, इंटीजर में। तो मैं लिखा कन्वर्ट डॉट टू इन 32, अब ये क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है। तो मैं इसको नेम दे देता हूं, नंबर फ्रॉम यूजर। जो यूजर से जो नंबर आया वो नंबर एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया मैं, तो ये नंबर हो गया। अब ये नंबर को मेरे को चेक करना है कि ये नंबर जो है इवन है कि ऑड है। तो उसको चेक करने के लिए कंडीशन क्या रहेगी, पहले इसको रन करके देख लेते हैं।
तो मैं यहाँ पे आगे कोई तो एक नंबर लिखा, इसको मैं डिबग डाल देता हूँ यहाँ पर, इधर पे डिबग डालता हूँ। मैंने 30 लिखा, 30 लिख के एंटर हिट किया, यहाँ पे आगे नंबर में वैल्यू चेक किया, देखो 30 दिखा रहा है ये, मतलब जो वैल्यू मैं लिखा था वो नंबर में कन्वर्ट होके इधर पे स्टोर हो गई है। अब मेरे को क्या करना है, चेक करना है कि ये नंबर जो है वो इवन है कि ऑड है। तो कोई भी नंबर को इवन या ऑड चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को बेसिकली वो नंबर को डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करके चेक करना पड़ता है कि वो नंबर का डिवीजन का रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डिवीजन में रिमाइंडर निकालने के लिए जो ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं वो ऑपरेटर का नाम क्या है, मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो ये नंबर को मैं पहले मॉड मार के देखूंगा, तो ये नंबर का मॉड मार के मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा, और ये जो नंबर फ्रॉम यूजर आया है ना, इसको ये मॉड है, अगर मैं ऐसा लिखा डिवाइड बाय 2, तो ये क्या करेगा, क्वेश्चन रिटर्न करेगा, और अगर मैं ये ऐसा लिखा तो ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो एक बार चेक कर लेते, जो भी नंबर आएगा प्रिंट प्रिंट करके दिखा देते हम लोग उसको। तो मैं यहाँ पे आया, रन किया इसको, रन किया तो ये नंबर आया लेट्स से 30, और इधर पे मैं डिबग पॉइंट डाल देता हूँ, डिबग पॉइंट डाल के मैं इसको 30 को रन किया तो ये नंबर 30 आ गया। अब मेरे को चेक करना है कि इसका इवेल्युएशन क्या होने वाला है, तो मैं इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के F9 दबाया, तो ये वैल्यू दिया, तो रिमाइंडर क्या आया, समझ। अब मेरे को चेक करना है डिवीजन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आके मैं इवेल्युएट करके इसको भी चेक कर सकता हूँ, इधर पे आके लिखा रीइवेल्युएट, तो डिवीजन 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 15, तो ये कौन सी वैल्यू आई, ये आया क्वोशंट, बराबर ना, ये आया क्वोशंट। और अगर मैं यहाँ पे ये यूज किया तो ये अब ये क्या आएगा 0, रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब वो पूरा डिवाइड हो रहा है, और अगर पूरा डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो इवन है। तो इसको निकाल के मैं लिखा इफ नंबर फ्रॉम यूजर को अगर मॉड्यूलो बाय 2 करो और अगर वो 0 आ जाता है तो मैं बोलूंगा कि वो नंबर जो है वो इवन है, और अगर नहीं आता है तो मैं बोलूंगा कि वो ऑड है। यही है, मैं क्या किया, ब्रांचिंग को यूज किया, ऑपरेटर को यूज किया, देखो क्या क्या यूज हुआ उसमें वो समझ लो। पहले तो ब्रांचिंग, इफ, ठीक है, ब्रांचिंग में मेरे पास दो ब्लॉक था, एक ब्लॉक में लिखा आता था इवन, एक ब्लॉक में लिखा आता था ऑड, ठीक है, मेरे पास दो ब्लॉक था, या तो मेरे को इवन दिखाना है या तो मेरे को ऑड दिखाना है, दोनों तो नहीं दिखाना है एग्जीक्यूट करके। तो मेरे को ब्रांचिंग की जरूरत पड़ी, तो मैंने क्या लिख दिया, इफ। उसके बाद मेरे दिमाग में एक कंडीशन थी कि इवन ऑड चेक करने के लिए नंबर का रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज मेरे को ये समझ में, रिमाइंडर निकालने के लिए जो ऑपरेटर यूज होगा वो रहेगा मॉड्यूलो, और मॉड्यूलो आने के बाद उसका कंपैरिजन मेरे को किससे चेक करना पड़ेगा, 0 से। तो दो ऑपरेटर यूज होंगे, पहला ऑपरेटर यूज होगा मॉड्यूलो ऑपरेटर, दैट इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो अरिथमेटिक परफॉर्म करेगा। अरिथमेटिक के आंसर को मैं चेक करूंगा कि 0 आया कि नहीं आया, तो वहां पे यूज होएगा रिलेशनल ऑपरेटर, इज इक्वल टू ऑपरेटर के। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर नंबर का इवेल्युएशन है, इसका आंसर अगर 0 आ जाता है, डबल इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, इज दिस इक्वल टू दिस, यस और नो आंसर आएगा, ठीक है। क्या ये इसके बराबर है, हाँ तो इवन है, क्या इसके बराबर है, नहीं तो ये। तो ये पूरे का, ये ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल, हाँ रिलेशनल, मैं ही भूल गया, ये कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट क्या आता है, ट्रू फॉल्स, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू फॉल्स। और अरिथमेटिक का आउटपुट क्या आता है, अरिथमेटिक का आउटपुट ऑलवेज आता है नंबर, अरिथमेटिक का आउटपुट ऑलवेज क्या आता है, नंबर। जो प्लस करोगे तो भी नंबर, माइनस करोगे तो भी नंबर, डिवाइड करोगे तो भी नंबर, मॉड्यूलो करोगे तो भी नंबर। अरिथमेटिक ऑपरेटर भूल गया क्या, नहीं आया, आया, अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े ना अपन, हाँ वो वाला ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक मतलब नॉर्मल कैलकुलेशंस। तो अरिथमेटिक का आउटपुट हमेशा क्या आता है, एक नंबर आता है। तो ये नंबर से रिलेशनल ऑपरेटर से कंपेयर किया कि ये दोनों इक्वल है तो ये, नहीं है तो ये,
एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट है तो इसको मैं निकाल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है, मतलब मैं एक चीज बताऊं बस कंसेप्ट के हिसाब से। इसमें किसको कहाँ पे क्या डाउट है वो पूछो, जो भी डाउट है पूछो। एकदम पहला प्रोग्राम है, एकदम सिंपल प्रोग्राम है। मतलब ये पहला प्रोग्राम है जिसमें कुछ लॉजिक है, ये पहला प्रोग्राम है जिसमें कुछ लॉजिक है। कंसोल डॉट रीड लाइन अगर तुम करते हो ना, तो वो क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग में तुमने लिखा 21। देखो मैं तुमको बताता हूँ, मैं समझ गया डाउट तुम्हारा। अब ये क्या बन गया, ये नंबर क्या बन गया, स्ट्रिंग। कोई स्ट्रिंग को तुम मॉड्यूलो में डाल सकते हो क्या? नहीं ना। तो जब भी तुमको कैलकुलेशन करना है तो तुमको क्या चाहिए, नंबर, या तो डेसिमल, मतलब नंबर डेटा टाइप, दोनों में से कोई एक, या तो होल नंबर या तो रियल नंबर। अब होल नंबर में पूरे 4, रियल नंबर में भी पूरे 4, है ना। तो तुमको 8 डेटा टाइप में से कोई एक डेटा टाइप चाहिए, लेकिन ये तो आ गया कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप में तुम प्लस माइनस नहीं कर सकते, अरिथमेटिक परफॉर्म नहीं कर सकते। और मेरा लॉजिक क्या है, आगे चल के मेरे को क्या करना था, मेरे को अरिथमेटिक परफॉर्म करना था, मतलब मेरे को मॉड्यूलो फाइंड करना था। तो तुम स्ट्रिंग का मॉड्यूलो कैसे फाइंड करोगे, नहीं कर सकते ना स्ट्रिंग का मॉड्यूलो। तो ये लाइन तो एरर नहीं देगी तुम्हारी, सही है, वेर लिखा तो ये स्ट्रिंग हो गया। लेकिन अब स्ट्रिंग में 21 गया तो इसमें 21 ऐसे स्ट्रिंग है, तो 21 को अब तुम मॉड्यूलो नहीं कर पाओगे क्योंकि वो स्ट्रिंग है। अभी उसको नंबर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो आगे चल के कन्वर्ट करने से अच्छा मैंने यही कन्वर्ट कर लिया था। रुको एक मिनट, उसका आंसर हुआ, समझा? भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना, स्ट्रिंग आ गया, इसमें स्ट्रिंग आ गया, नो डाउट। स्ट्रिंग क्या, तुम क्यों लिए हो यूजर से वैल्यू, यूजर से वैल्यू तुम क्यों लिए हो, प्रोग्राम का मकसद क्या है? मकसद भूल गए क्या? हाँ, मकसद क्या है? इवन नॉट फाइंड करना, कैसे फाइंड करोगे? अरे बोलना बाबा, जितना पता उतना तो बोल। इवन नॉट तुम कैसे फाइंड करोगे, मॉड्यूलो से चेक करके। मॉड्यूलो कौन से ऑपरेटर पे चलेगा, इंटीजर, या तो मतलब या तो होल नंबर या तो रियल नंबर। और तुम्हारे पास डेटा कौन से टाइप में है, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग पे तो नहीं चलेगा ना। अभी समझा? अभी भी नहीं समझा? हाँ बोलो, क्या बोल रहे ऐसे इंटीजर ले रहा है, लेकिन वो क्या लेता है, वो देखो बीच में मैं जब पढ़ा रहा था तो मैं तुमको बोला था कि एवरी कैरेक्टर जो होता है उसके लिए एक नंबर होता है। जैसे ए है तो ए की वैल्यू 65 है। स्काई टेबल की बात किया था, याद है बीच में वो सीसा सौ बना के दिखा रहा था वो सब, हाँ। डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, कुछ याद है कुछ? हाँ, तो मैं बोला था अगर मेरे को एक ए लिखना है तो ए की वैल्यू होती है 65। 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो एक नंबर बनता है, उससे एक डिजिटल सिग्नल बनता है, उस वो वायर में ट्रांसमिट होता है। तो एवरी कैरेक्टर की एक एक ये होता है, क्या बोलते हैं, एक नंबर होता है। अब इसको कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं मैं, कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में जो तुम बोल रहे हो ना क्वेश्चन, यहाँ पे आके लिखा मैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर मैं क्या लिखा, कंसोल डॉट रीड, रीड लिखा, रीड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे जो भी कैरेक्टर में जो भी बटन में यहाँ प्रेस करूंगा ना, वो ब्लैक स्क्रीन पे प्रिंट होके दिखने लगेगी ये लाइन से, मतलब रीड करेगा और दिखा भी देगा। तो मैं यहाँ पे आया, प्रोग्राम को रन किया तो प्रोग्राम ब्लैक स्क्रीन पे रुक गया, क्योंकि पहली लाइन में रीड लाइन है। अब मैं यहाँ पे आके प्रेस कर रहा हूं मैं ए, तो मैं ए प्रिंट किया तो उसने क्या बोला, 97।
समझे क्या? तो स्मॉल ए 97 है। अब अगर मैं अभी कैपिटल ए लिखता तो 65 लिखा हुआ था। रुको मैं तुमको लिख के दिखाता हूँ। अभी मैं कैपिटल ए लिखा, क्या लिखा हुआ आया? every character in a ASCII table has a specific integer value, हर कैरेक्टर का। तो ए 65 है, बी 66 है, सी 67 है, ये 26 तक जाता है। तो 65 प्लस 26 कितना हो गया? तो कुछ तो हुआ, कुछ तो बता, करके देखो। तो कुछ तो हुआ, 96। जेड खत्म हो गया, स्मॉल ए आ गया। स्मॉल ए इज 97। अब 97 प्लस 26 कितना हुआ? करो ना। 123। बोले उसने तो कर दिया। तो अभी मैं यहां पे आया, इसको बंद किया और यहां पे आके स्मॉल जेड लिखा, आया 26 किया तो 123 उसके बाद वाला कैरेक्टर गया, लास्ट कैरेक्टर 122। तो अब तो फिर सवाल ये है कि वो 123 में कौन सा कैरेक्टर है? एबीसीडी तो खत्म हो गया ना। स्पेशल वर्चुअल नहीं यार, स्पेशल सिंबल्स, डॉलर, एट द रेट, अंडर स्कोर, डॉट, ये सब भी तो है ना। तो वो उसके बाद से शुरू होते हैं। क्लियर है? तो अब ये टेबल की लिस्ट कहां मिलेगी तुमको? ये टेबल की लिस्ट मिलेगी इंटरनेट पे या तो चैट जीपीटी। ठीक है, समझा ना? समझा क्या? जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ? तो वो नहीं यूज करना है। कंसोल डॉट रीड तुम करोगे तो फिर वो तुम्हारी प्रेस बटन की अस्काई वैल्यू देगा। अगर ऐसी कभी इनके जरूरत पड़ती है तब हम लोग करेंगे। इसकी जरूरत कब पड़ेगी, सवाल ये है। इसकी जरूरत जैसे फॉर एग्जांपल तुमको मैं एक रिक्वायरमेंट दिया कि बंदा कुछ भी टाइप करे तो कैपिटल ही आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें पता है? नहीं यार, वो तो की प्रेस्ड लेवल पे हम लोग चेंज करते हैं। मतलब कोई भी बंदा कोई भी कैरेक्टर लिखा, कोई भी कैरेक्टर लिखा, अगर वो कैरेक्टर में से 65 माइनस होने के बाद कुछ वैल्यू बचती है तो हम इसका मतलब वो स्मॉल है। 65 नहीं, 96। वो वैल्यू में से 96 माइनस करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब उसने स्मॉल लेटर लिखा है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आया तो उसको कन्वर्ट कर देंगे। अभी देखो एकदम सिंपल सी लॉजिक है ये अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट किया मैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, तुमको बताता हूं। तो यहां पे अगर मैं कैपिटल ए लिखा तो ये क्या देगा? 65। और अगर मैं स्मॉल ए लिखा तो ये क्या देगा? 97। तो मैं क्या करता हूं, जो भी रीड लाइन से वैल्यू आएगी ना उसमें से मैं 96 को माइनस करता हूं, 97 को माइनस करता हूं। तो लेट्स से पहले बंदे ने क्या लिखा? पहले बंदे ने लिखा ए, तो 65 माइनस 97, तो ये तो निगेटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब वो कैपिटल लेटर है। ठीक है, अब मैं क्या किया, इसने लिखा स्मॉल ए, तो ये क्या हुआ? 97 माइनस 97, तो क्या आया? जीरो, पॉजिटिव आया। इसका मतलब उसने स्मॉल लेटर लिखा है। तो अपने को करना क्या है, इसने स्मॉल लेटर 97 लिखा है ना, तो इसके अंदर से 65 को माइनस कर देना है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपिटल लेटर खुद से निकल जाएगा और उसको प्रिंट करना है। तो चाहे वो कीबोर्ड पे बैठ के कूद भी जाएगा ना, स्मॉल कैपिटल शिफ्ट दबा कुछ भी कर, तब भी वो कभी लोअर केस टाइप ही नहीं कर पाएगा। अभी कैसा याद आया, वही वही लॉजिक इंप्लीमेंट की है उसके अंदर, सेम लॉजिक है। ये जो लॉजिक तुमको बता रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा बहुत तो समझा रहेगा मेरे ख्याल से, नहीं समझा रहेगा तो आगे चल के समझ जाएगा। बट ये लॉजिक है जो तो वहां पे कंसोल डॉट रीड यूज करते, तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे वो यूज नहीं करेंगे। बोलो। एल्स नहीं रहेगा तो फिर वो इवन नंबर तो दिखा देगा और ऑड नंबर के लिए कुछ नहीं बोलेगा, बिना बोले बाहर चला जाएगा। अभी यहाँ पे मेरे पास दोनों है ना, मतलब मेरे पास दोनों कोड ब्लॉक ऑलरेडी प्रेजेंट है।
तो इसके लिए मैं उस टाइम पे वही को यूज करूंगा। मेरे पास दोनों है कि अगर ये है तो इवन, ये नहीं है तो ऑड, ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं एल्स पार्ट नहीं लिखता उस टाइम पे। अभी अगर मैं यहाँ पे अभी देखो ये कोड को मेरे को रखना है लेकिन चलाना नहीं है, तो इसको लिखना है कंट्रोल के सी, ये हो जाता है कमेंट। इसको क्या बोलते हैं? कमेंट। कमेंट का मतलब क्या है? वो कोड तुम्हारे प्रोजेक्ट में तो रहेगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, चलेगा नहीं। तो ये ऐसा हो जाता है। इसको सेव किया मैं, अभी समझ लो एल्स नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? एल्स नहीं है। तो मैंने लिखा यहाँ पर एंटर नंबर, ठीक है। कंडीशन किसके लिए दिया हूं मैं? सिर्फ इवन के लिए दिया हूं। तो अभी मैं इज्जत से इवन नंबर लिख देता हूं। मैंने लिखा 30, दिया इवन, आ गया इवन, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मैं लिखा ऑड 31, कुछ नहीं बोला उसने, डायरेक्ट एग्जिट हो गया प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि मैंने एल्स लिखा नहीं है। तो मेरे को समझ में आया कि हाँ एल्स की भी जरूरत है, तो फिर मैंने जाके एल्स लिखा, कंट्रोल के यू, अनकमेंट, ठीक है। इसको सेव कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट भी कर लिया, अब इसको रन किया। मैं यहाँ पे आके लिखा 30 इवन, मैं यहाँ पे आके लिखा 31, ये क्या था? अरे यार शिट, वो प्रिंट किया लेकिन ब्लैंक था वो। तो मैंने आगे लिखा 31, तो इसने दिया और, ठीक है। और इसमें क्या डाउट है? किसको किसको समझा? नहीं समझा? एक, तुम लोग दोनों को, हंजला, सैम, नहीं समझा? दो, क्या नहीं समझा? तुमको क्या नहीं समझा? तुमको, तुम पहले बोलो क्या नहीं समझा? इवन और नंबर नहीं पता तुमको? पता है ना? मेरे को, तुम्हारे पास, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए हो, ठीक है, ऐसा अज्यूम कर लो बन गए हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर, हाँ इंशाल्लाह, ठीक है, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए। अब तुम्हारे पास एक क्लाइंट आया, ठीक है। क्लाइंट तुमको क्या बोल रहा है? क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर बना के दो। तुम भी सुनो, हाँ भाई, ओ सेट, साइंस, तो तुम भी सॉफ्टवेयर बन गए, अकेले वो नहीं थे। तो तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए हो, ठीक है। तुम्हारे पास एक क्लाइंट आया, क्लाइंट तुमको आगे बोल रहा है कि मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम बना के दो जिससे मैं इवन ऑड नंबर को फाइंड कर सकूं। मेरे को पता नहीं है, मेरे को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इवन ऑड नंबर फाइंड करना है। तो तुम बोलोगे ठीक है मैं कोड करती हूँ। तो अब तुम कैसे सोचोगे कि वो तो एक लेमैन है, मतलब एक जाहिल बंदा है एज पर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव। तो तुम उसको एक एक इंस्ट्रक्शन दोगे, मतलब तुम बोलोगे तुम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओगे जिसमें ब्लैक स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि नंबर लिखो, फिर वो नंबर लिखेगा, फिर वो नंबर को तुम लोगे, फिर तुम कुछ लॉजिक लगाओगे, वो लॉजिक लगा के उसको इवन ऑड तुमको बताना है, ये काम तुमको करना है। तो ये काम तुम कोड से कर रहे हो, ये काम तुम किससे कर रहे हो? कोड से कर रहे हो। तो उसके लिए ये कोड लिखा है। ये कोड का पर्पस समझा क्यों हम लोग कोड लिख रहे हैं? ठीक है। दूसरा दूसरा दूसरी चीज क्या है, अब यहाँ पे वो समझो। दूसरी चीज ये है कि कोड मेरे को लिखना है, ठीक है, मेरे को इवन ऑड फाइंड करना है। तो मेरे को इवन ऑड फाइंड करने के लिए, इवन ऑड फाइंड करने के लिए जो मेरे को लॉजिक लिखना है, मतलब इवन ऑड फाइंड करने के लिए एज ए प्रोग्रामर मैं क्या सोच सकता हूँ कि कोई भी नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वो इवन नंबर हो जाता है, और अगर 0 नहीं आता है, कुछ भी है 0 के अलावा, तो वो ऑड रहता है। तो ये मेरे को लॉजिक समझ में आ गया, ये मेरे को चीज, ये बात मेरे को समझ में आ गई। अब इसके लिए मेरे को कोड करना है। तो उसके लिए कोड करना है, तो वो लॉजिक मैं यहाँ पे लिखा हूं। अब मेरे को पता है इसके कोड में तुमको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आ रहा है लाइन नंबर के हिसाब से। लाइन नंबर 17 से लेके, तो सॉरी, लाइन नंबर 16 से लेके लाइन नंबर 26 तक, 10 लाइन। जितना मैं बोला वो समझा तुमको? हाँ, समझा। अभी मेरे को ये बताओ कि इसमें क्या, कौन सी लाइन ऐसी है जो तुमको बहुत क्रिप्टिक लग रही है या जो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही? देखो अभी क्लियर कर लोगे तो बेटर है। आगे चल के अगर तुम उसको सोचोगे कि अभी नहीं, रिकॉर्डिंग में देख के क्लियर कर लूंगा, तो नहीं होगा। क्योंकि रिकॉर्डिंग में तुमको ये जो मैं यहाँ हाथ से ऐसे बताता हूँ ना, वो चीज दिखती नहीं है।
तो वो थोड़ा सा लैग फील हो, तुम लोग को भी होता ही रहेगा देख के, समझ में आएगा, तो वो एक लैग रहता ही है। उसके लिए मैं क्या ज्यादा से ज्यादा बैठ के मैं ऐसे एरो एरो से बता सकता हूँ, फिर भी मैं 2 बार बताता हूँ, एक बार ऐसा एरो से बताता हूँ, फिर वापस जाके खड़े होके बताता हूँ, ताकि वो चीज रिकॉर्डिंग में आ जाए, ताकि तुम रिपीट मोड में देखो तो दोबारा देखने पे समझे। बोलो। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है वह मत यूज करो, वन शॉट में आंसर। क्या प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है इसके लिए है, देखो कैसा है कि तुम्हारी एक कंपनी है, ठीक है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर, तुम मोबाइल बनाते हो, तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी क्या कर रहा है, मोबाइल बना रहा है। अब उसने क्या कर दिया, ब्लूटूथ भी दिया, वाईफाई भी दिया और इंफ्रारेड भी दिया अपने फोन में। हाँ, अब ब्लूटूथ है तो इंफ्रारेड की कोई जरूरत नहीं है, जितना मेरे को समझ में आता है, अगर वाईफाई है तो आईओटी से पूरा काम हो जाता है। लेकिन उसने दिया है तो तुम भी बना रहे हो, तुम भी इंफ्रारेड दियो, और फिर उसके बाद बोलते हो कि इंफ्रारेड नहीं यूज करोगे तो अच्छा है। मैंने दे दी है, लेकिन नहीं यूज करोगे तो अच्छा है, दैट इज वेयर। उसको कंपैरिजन भी तो करना है ना भाई, मार्केट में कंपटीशन भी तो इतना है ना लैंग्वेज का। नहीं नहीं नहीं, लेट कॉन्स जावास्क्रिप्ट में आता है भाई, बहक गए तुम, इसमें सिर्फ वेर है, स्ट्रांगली टाइप्ड ऑलवेज। इसमें कोड रीडेबल नहीं होता है। अभी देखो ना, ये देख के समझ में आ रहा है क्या कि वो वेरिएबल स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग लिखा होता तो किसी को बोलना पड़ता क्या कि वो स्ट्रिंग है। एकदम सिंपल सी चीज है ना, मतलब देख के तो नहीं लग रहा है ना स्ट्रिंग है। तो इसके लिए कोड मोर रीडेबल हो, इसके लिए हम लोग स्ट्रांगली टाइप यूज करते हैं। कन्वर्जन तो दोनों में होता है, जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन दोनों, ये मैं शायद पहले भी बोला था, अगर तुमको याद होगा तो। मैं बोला था एरर कन्वर्जन का क्यों दे रहा है, तो कन्वर्जन दोनों केस में होता है। ऐसी कोई लाइन है जो नहीं समझ में आ रही? 32 इसके लिए लिया क्योंकि वहां पर मेरे को इंटीजर लेना था। इंटीजर की 3 रेंज है, एक तो है तुम्हारा इन 32, 16 और 64। तो मैं अभी आइडियली मेरे को पता है मैं इतने बड़े नंबर्स नहीं डालूंगा। 32 मतलब वो भी कुछ 20 लाख के आसपास की वैल्यू बनती है वो भी, तो उससे बड़ी वैल्यू तो मैं नहीं डालूंगा, तो इसके लिए मैं 32 ले लूँ। हाँ होगा एग्जीक्यूट। ये कंसोल डॉट रीड लाइन क्यों है, देखो मैं इसको निकाल देता हूँ, तुमको आउटपुट बताता हूँ तो तुमको समझ में आएगा। मैं इसको रन किया, गौर से देखो स्क्रीन पे, मेरा मुंह मत देखो, गौर से स्क्रीन आया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा 30 और एंटर हिट किया, ये चला गया बिना आउटपुट दिखा। क्यों पता है, क्योंकि वो यहाँ आया, यहाँ आके रुका, यूजर को बोला वैल्यू डालो, मैंने वैल्यू डाला, उसने वेरिएबल में स्टोर किया, स्टोर करने के बाद डिवाइड किया, डिवाइड करके इवन प्रिंट किया और यहाँ पे आके प्रोग्राम को बंद कर दिया। वो इतनी देर भी नहीं रुक रहा है कि मैं दिखा दूं कि इवन है कि ऑड है, तो प्रोग्राम जो है वो बंद हो जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक रीड लाइन डालते हैं कि वो स्क्रीन होल्ड हो जाए। लेकिन ये तरीका रॉन्ग है, शायद मैं ये बताया हूँ पहले, नहीं बताया हूँ क्या, लेकिन ये तरीका रॉन्ग है। कंसोल एप्लीकेशन ऐसे नहीं रन होती है, तो हम लोग ये नहीं लिखते। इसका आउटपुट कहाँ दिखेगा, इसका आउटपुट दिखेगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, ओपन फाइल इन एक्सप्लोरर करूंगा, बिन में जाऊंगा, बिन में जाके डिबग में जाऊंगा, डिबग में जाके यहाँ पे आया, सॉरी यहाँ पे आया, कमांड प्रॉम्प्ट कंसोल ओपन करूंगा, ये मैं कंसोल ओपन किया। अब मेरे प्रोग्राम का नाम लिखूंगा टेस्ट इवन ऑड। अब ये इंटर नंबर आया, अब यहाँ पे लिखा 30, अब इवन दिखा भी रहा है और स्क्रीन जा भी नहीं रही है। तो एक्चुअल में कंसोल एप्लीकेशन ऐसे रन होती है, लेकिन हर बार तुम इतना बड़ा प्रोसेस करके आगे रन करोगे तो तुम्हारा टाइम कितना जाएगा। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर वो स्क्रीन को वहीं पे होल्ड करने के लिए नीचे एक कंसोल डॉट रीड लाइन डाल देते ताकि वो स्क्रीन रुक जाए, लेकिन वो तरीका रॉन्ग है, वो भी मैं तुमको बता दिया। आउटपुट दिखाना ये सही तरीका है, ये मैं, मेरे को ऐसा लगा मैं तुमको बताया हूँ, पता नहीं नहीं बताया तो ठीक है, चलो अच्छी बात है, आ गई तो कोई पूछा भी नहीं कि एक्स्ट्रा कंसोल डॉट रीड लाइन क्यों है नीचे। तो ये 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 सही तरीका है कंसोल को रन करने का। तो कंसोल एप्लीकेशन ऐसी रन होती है ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। अभी वो दिखा ना, आउटपुट भी दिखा, ये गई भी नहीं स्क्रीन। वो क्या होता था, वो इंस्टेंटली डिबग मोड में रन करता था, तो वो दिखा के प्रोग्राम को बंद कर देता था और हम लोग आउटपुट नहीं देख पाते थे। तो डिबग मोड में मैं अपना आउटपुट देख सकूं,
इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा कंसोल डॉट रीड लाइन डाल के स्क्रीन को होल्ड करता हूं ताकि मेरे को समझ में आए आउटपुट। प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने का नहीं करने का, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करने का, सिर्फ डिबग करने के लिए ही एप्लीकेशन को यूज करने का। जब तक तुम डेवलपमेंट में रहोगे तब तक ही वो यूज करोगे, जब तुम प्रोजेक्ट सामने वाले को बना के दे दोगे तो वो यूज नहीं करोगे। हमारे इनपुट के लिए असल में वो स्क्रीन दिखाने का वेट नहीं करता, बंद हो जाता है। वही होता है ना, वही होता ही है। कोई तुम की प्रेस करो तो बंद हो जाता है वहां पे प्रोग्राम जाके। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया तो रह जाता है ये। और कुछ क्वेश्चन? कुछ तो पूछ ले, सब समझ गया क्या? हाँ, नेक बैंड बंद हो जाएगा। और कोई ऐसी लाइन जो नहीं समझ में आ रही है? वेरी गुड, मेरे को लगा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। लैपटॉप चार्जिंग पे लगाएंगे तो प्रोग्राम रन होता है कि नहीं होता है? हाँ, और कुछ क्लियर है ये? ठीक है। अब ये एक सिंपल सा मेरे को कल एक प्रोग्राम का तुमको बताना था कि ऐसे प्रोग्राम होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम तुम कर सकते हो, अपने से भी लॉजिक लिख सकते हो, और भी मैं आगे बताऊंगा तुमको। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये वाली एप्लीकेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक पार्ट पेंडिंग है। ये एप्लीकेशन को मैं सेट एज स्टार्टअप कर देता हूँ पहले। सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, इसको मैं रन किया, इसको मैं रन किया तो ये इधर पे आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर 1 लिखूं तो फिर वो 2 नंबर पूछना चाहिए। ठीक है, ऐसा 1 लिख के मैं एंटर करूं तो एडिशन खाली लिखा हुआ आ रहा है अभी यहाँ पर। तो ये यहाँ पे आने के बाद वो क्या करना चाहिए, 2 नंबर पूछना चाहिए, 2 नंबर पूछ के उसको एडिशन करना चाहिए और एडिशन का रिजल्ट दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे आके मैं इसको मैं डाल देता हूँ ये ऐसा। तो जैसे ही, अच्छा ये प्रोग्राम समझा ना, ये पहले मेनू प्रिंट किया है। ठीक है, मेनू प्रिंट करने के बाद यूजर से वैल्यू लिया है, यूजर से वैल्यू लेके चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। अगर चॉइस 1 है तो एडिशन, चॉइस 2 है तो सब्ट्रैक्शन, चॉइस 3 है तो मल्टीप्लीकेशन, चॉइस 4 है तो डिवीजन, अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 है तो एल्स। तो उसको बोलने का सीधे से सही वैल्यू लिख। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आके एडिशन जब शुरू होगा तो सबसे पहले हम लोग उसको बोलेंगे एंटर नंबर 1, इंस्ट्रक्शन देंगे, वो नंबर 1 लिखेगा, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर बोलेंगे नंबर 2, एंटर नंबर 2, वो नंबर 2 लिखेगा, उसको भी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर हम लोग को रिजल्ट बताना रहेगा। रिजल्ट बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 को प्लस करेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। ये इतना काम है एडिशन ऑफ 2 नंबर करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर नंबर 1, ये यूजर रीड करेगा और एक नंबर लिखेगा। तो मैं यहाँ पे आगे लिखा इंट नंबर 1, 1 नंबर। क्या मिस्टेक है, कौन बताएगा? जिससे पूछूंगा वही बताएगा। साइम, क्या एरर है इसके अंदर, ये कैसे सॉल्व होगा? वो जो एरर दे रहा है लाइन नंबर 25, किसको किसको आता है? खाली हाथ उठाओ, आंसर नहीं बोलना। मतलब मैं एकदम सही वो शिकार पकड़ा क्या? साकिब, दूसरा भी सही। क्यों? एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर। मैं वेरिएबल नेम के अंदर कभी भी पहले नंबर नहीं लिख सकता, ये रूल है। ठीक है,
हाँ, रूल तोड़ नहीं सकते, वो अलग बात है, रूल तोड़ने के लिए बने होते हैं। तो मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो ये सही हो जाएगा, पहला नंबर नहीं हो सकता। तो ये बस मैं तुमको एक रूल याद दिलाने के लिए ऐसा किया, और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं लिखा कंसोल डॉट रीड लाइन, तो इससे स्ट्रिंग आएगी, मेरे को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा, कन्वर्ट डॉट टू इन 32, ये हो गया, ये नंबर 1 हो गया। सेम नंबर 2 के लिए भी रहेगा, कॉपी पेस्ट नंबर 2, ये हो गया नंबर 1 नंबर 2। क्लियर है? ये सेम कोड को कॉपी पेस्ट किया, नंबर 1 नंबर 2। अब मेरे को रिजल्ट को प्रिंट करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन एडिशन इज ऐसा 32 34 33 ऐसा आएगा ना। तो यहाँ पे एक्चुअल नंबर रिप्लेस करना है, तो ये स्ट्रिंग को ऐसा कॉन्कैट कर दूंगा मैं, कॉन्कैट कर दूंगा ब्रैकेट लगा के नंबर 1 प्लस नंबर 2। क्या किया मैं, नंबर 1 नंबर 2 को ऐड करूंगा अरिथमेटिक ऑपरेटर से, और प्लस ऑपरेटर से ये वाली स्ट्रिंग में कॉन्कैट कर दूंगा, तो फाइनल स्ट्रिंग बनेगी एडिशन इज, समझो इसमें 10 है इसमें 20 है, तो एडिशन इज कितना हो जाएगा 30, तो एडिशन इज 30, तो 30 कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट होगा। प्रिंट करके देख लेते हैं ये सही चल भी रहा है कि नहीं। तो मैंने दिया 1, तो इसने बोला एंटर नंबर 1, मैंने बोला 22, एंटर नंबर 2 33, एडिशन इज 55, करेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? इसको डिबग करता हूं मैं वापस से, टॉप लेवल से डिबग करते हैं हम लोग, ये लेवल से, ठीक है। यहाँ पे आया, रन किया तो मैं देखो सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम आया यहाँ पे आके रुक गया, ये लाइन नंबर 17 में, लाइन नंबर बोलते जाऊंगा मैं। अभी आया लाइन नंबर 18 में, लाइन नंबर 18 में जैसे ही आएगा तो ये क्या करेगा, ब्लैक स्क्रीन पे मेनू प्रिंट करेगा, तो लाइन नंबर 18 चले गई, ब्लैक स्क्रीन पे मेनू आ गया और इंटरव्यू चॉइस भी आ गई, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कन्वर्ट डॉट टू इन कंसोल डॉट रीड लाइन, पहले कंसोल डॉट रीड लाइन रन होगा, तो जैसे कंसोल डॉट रीड लाइन रन होगा तो ये कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, बोलेगा भाई कोई वैल्यू लिखो यहाँ पे। तो मैं बोला ठीक है, मैंने लिखा 1, 1 लिख के मैं जैसे एंटर हिट किया तो वो 1 आके यहाँ चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अब ये चॉइस नाम के वेरिएबल के बेस पे ये इफ एग्जीक्यूट होगा, तो मैं इसको कोलैप्स कर देता हूं यहां से। अच्छा, मैंने इसमें ब्रैकेट ही नहीं डाला है, ठीक है, वैसे भी दिख रहा है ना। तो ये या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, तो अभी चॉइस की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब वो कौन से ब्लॉक में जाएगा, पहले वाले इफ के ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। F10 किया, ये देखो लाइन नंबर 24 में आ गया, लाइन नंबर 24 में आया। अभी इधर देखो, ये इधर, ये दिख रहा है, हाँ, आधे लोग ढूंढ रहे हैं ये कौन सा क्या चीज कहाँ आ रही है। कर्सर भी दिख रहा है ना, वो साइड में देखो, साइड में वो लाइन नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो ये यहाँ पे लाइन नंबर 24 में आया। अब मैं और नीचे लिया, और यहाँ पे नीचे लिया तो क्या हो गया, ये देखो नंबर 1 प्रिंट होके आ गया, यहाँ पे नंबर 1 प्रिंट होके आ गया। अब कंसोल डॉट रीड लाइन, अब मैं F10 करूंगा, F10 मतलब स्टेप ओवर, तो अब मैं F10 करूंगा तो ये बोलेगा भाई कंसोल डॉट रीड लाइन है मतलब नंबर लिखो, तो मैंने नंबर लिखा यहाँ पे 44, 44 लिख के एंटर हिट किया तो नंबर 1 में क्या वैल्यू आ गई 44, और कर्सर कहाँ चला गया, लाइन नंबर 27 पे। अब यहाँ पे एंटर नंबर 2, F10 किया, एंटर नंबर 2 यहाँ पे आ गया, ये एंटर नंबर 2, ठीक है। फिर मैं F10 किया तो ये बोलेगा भाई नंबर लिखो, तो ये कर्सर इधर ब्लिंक होने लगा, मैंने नंबर लिखा 22, एंटर हिट किया, नंबर 2 के अंदर आके चेक किया, ये नंबर क्या है, नंबर 22। अब ये क्या करेगा, ये दोनों का इवेल्युएशन मेरे को चेक करना है, इसको मैं सेलेक्ट किया, शिफ्ट F9 प्रेस किया, दोनों का इवेल्युएशन कितना आ रहा है 66, लेकिन ये इवेल्युएशन अभी 66 ऐसे नंबर है जो ये स्ट्रिंग से जुड़ जाएगा, इसको मिला के पूरा इवेल्युएशन में चेक किया, शिफ्ट F9 एडिशन इज, तो मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है लेकिन मैं पहले ही से उसका इवेल्युएशन चेक कर ले रहा हूं। तो मैं इधर आउटपुट चेक किया, एडिशन इज 66। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? इधर सायम पे नहीं बोलता, पूछूंगा फिर मैं, समझ ले। और स्पेशल अटेंशन के लिए बोले थे रब्बा मेरे को, सर सब में जाएगा तो सही ऑपरेटर चेंज हो जाएगा ना, डिवाइड में। वही होएगा सेम।
खाली माइनस हो जाएगा। ये समझा? ठीक है। अब यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन के लिए करूंगा सेम कोड। यही कोड को कॉपी किया और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट किया। देखो एरर देगा पहले तो, नहीं दिया है इंट। अच्छा हाँ, इसमें नहीं देगा, ठीक है। तो ये इंट नंबर 1 इंट नंबर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या बन जाएगा सब्ट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन नहीं है वो, हाँ सब्ट्रैक्शन। multiplication is डिबग हटा देता हूँ, डिबग तो समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, मैंने लिखा 1 लिखने के बाद मैंने लिखा 44 55 99, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे लिखा मैंने इंटर चॉइस 2 लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखा 33 55 -22। ये भी सब्ट्रैक्शन भी प्रॉपर चल रहा है। अब मैं वापस रन किया, वापस रन करके मैं लिखा मल्टीप्लीकेशन 3 में आया, एंटर नंबर 1 मैंने दिया 4, यहाँ पे दिया मैंने 89। तो जो भी था आंसर आ गया, वो चेक कर लेना सही है कि गलत है। मल्टीप्लीकेशन भी सही चल रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखा 4 डिवीजन, यहाँ पे आगे लिखा मैं 4 और एंटर नंबर 2 तो डिवीजन इज 2, ये भी करेक्ट है। ये थी आम जिंदगी, है ना। अब हम लोग करेंगे इसमें कुछ अलग अलग वैल्यू डालेंगे। अगर मैं नंबर 1 डालू 10, ठीक है, हाँ अभी तुम लोग का मैथ्स का इम्तिहान होगा। अगर मैं नंबर 1 डालू 10 और नंबर 2 डालू 0, तो आंसर क्या आएगा? जिसको पता है वो खाली हाथ उठाएगा। अगर मैं नंबर 1 डालू 10 और सब्ट्रैक्ट डिवीजन में पहले नंबर 1 डालू 10 और नंबर 2 डालू 0, तो डिवीजन क्या आएगा? किसको पता है? 2-3 हाथ नीचे हो गया, ये आदमी पूछ रहा है इतना, उससे मतलब कुछ तो गड़बड़ है अंदर। 0 कौन, किसका किसका आंसर है कि 0 आएगा? 0 वाले कौन कौन है? अपार्ट फ्रॉम 0 वाला कौन है? 10, वेरी गुड, तू नया आंसर बोल दिया। 10 डिवाइड बाय 0। अगर मैं बोला 4 डिवाइड बाय 2, तो इसका क्या मतलब है? मेरे पास 4 रोटी है, मेरे को 2 लोग में बांटना है। बचपन में यही डिवीजन पढ़े थे ना। अब मैं बोल रहा हूं, भले सुनो मेरा क्वेश्चन, तुम सुन नहीं रहे हो, गौर से सुनो। 4 डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या होता है? मेरे पास 4 रोटी है, मेरे को 2 लोग में बांटना है ना। अब मैं बोला 4 डिवाइड बाय 0, मेरे पास 4 रोटी है, मेरे को बांटना भी और नहीं भी बांटना है, मेरे को किसी में नहीं बांटना है। अब कंफ्यूज हो गया, कोई तो सही आंसर दे दो, कौन है? परफेक्ट, एक बंदा तो बोला। रुका भी बोलूंगा नहीं, रुको, एकदम सही आंसर बोले। नॉट डिफाइंड नहीं आएगा उसका, उसके लिए वर्ड कुछ दूसरा है। एग्जैक्टली, इंफिनिटी। व्हाट इज इंफिनिटी? व्हाट इज इंफिनिटी? किसको इसको पता है इंफिनिटी?
क्या इंफिनिटी? क्या? सेम स्टेटमेंट को रिपीट करना है, गलत। बेशुमार, है ना? इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ पता है? इंफिनिटी मतलब तुम्हारे पास एक रोटी है, मतलब तुम्हारे पास 4 रोटी है, 4/0 का मतलब वो तुम्हारे पास 4 रोटी है, और तुमको उसको किसी में नहीं बांटना है, फिर भी बांटना है, तो कितने टुकड़े बनेंगे? तो वो टुकड़े बनेंगे इनफाइनाइट। मतलब मैं खाली एक्टिंग कर रहा हूँ बांटने की, रोटी खत्म ही नहीं होगी ना, क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं, है ना? इसका इसका एकदम पता नहीं तुम लोगों को पता, सिदरतुल मुंतहा किसको पता है? अभी तो शब मिराज चल रही, चलो वो बात हो जाए। सिदरतुल मुंतहा किसको पता है? किसको इसको पता है? क्या है? क्या मतलब वो रेंज, सातवां आसमान सही है, लेकिन वो रेंज, वो क्यों सिदरतुल मुंतहा वो लाइन बोली गई है? हाँ? उसके बाद जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते थे, ये सुने हो? अब एक मैथ्स में एक, मतलब बोर्ड नहीं है इधर, वो तो टेंस टू पता है? टेंस टू वाला, टेंस टू साइन, टेंस टू इंफिनिटी, मतलब क्या होता है मैं तुमको बता दूं कि इंफिनिटी और लिमिट, ये दो का ना बहुत क्या बोलेंगे, बहुत गहरा ताल्लुक है, जिसको बोल सकते हैं। ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये चीज मैथ्स के टीचर लोग को भी नहीं पता रहती है, और ये हकीकत है। मैं मतलब बहुत सारे लोग से बात भी किया हूं। तुम्हारा घर है, ठीक है, तुम्हारा घर है, तुमने क्या किया है? उसको फेंसिंग की है, मतलब पूरा बाउंड्री फेंसिंग लगा के रखा है। अब तुम्हारे घर में कोई आ नहीं सके, उसके लिए तुमने ऊपर से करंट वो करके रखा है, मतलब उसमें तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है कि कोई अगर उसको टच करेगा तो उसको करंट मारना चाहिए। अब तुम्हारे घर में एक छोटा बच्चा है, वो भी तो वो फेंसिंग तक जाएगा ना, वो भी तो वो फेंसिंग तक जाएगा, तो उसकी लिमिट कहां तक है कि वो जिंदा बच जाए? कहां तक है? एग्जैक्ट, वो जस्ट कितना, वो जस्ट को कैसे, मैथ्स में वो जस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? इतना इतना इतना, ऐसा ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। तो मैथ्स में उसको हम लोग बोलते हैं दैट एक्स टेंस टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू। वो टेंस टू पता है? टेंस टू लिमिट के अंदर आता है, टेंस टू मतलब वहां तक उसकी लिमिट है, लेकिन उस पर चला गया तो मर जाएगा। लेकिन बताने के लिए तुम वो बाउंड्री को ही बताओगे कि बाउंड्री तक उसकी लिमिट है, लेकिन एक्चुअल में तो बाउंड्री तक भी नहीं है, बाउंड्री टच करेगा तो मर जाएगा ना वो। किसको किसको समझा जो मैं बात बोला? ये टेंस टू अलग लेवल का मैथ्स है, ठीक है, मतलब एक अलग, मैं मैथ्स का टॉपर था एक जमाने में, पता, तो ये एक अलग लेवल का मैथ्स है। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो टेंस टू, जो इंफिनिटी का फंडा मैं बता रहा हूं, इंफिनिटी में, इंफिनिटी का मतलब होता है समथिंग डिवाइड बाय जीरो। समथिंग डिवाइड बाय जीरो को कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता। इतना इतना मैं बोला, मैं तुमको बोला तुम कितना प्यार करते हो मेरे से, है ना, एकदम 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 अलग वाली बात, ठीक है। तो वो बोले बहुत, बहुत बहुत मतलब कितना बहुत, बहुत और बहुत, बहुत बहुत इंटू 100, तो वो भी तो लिमिट हो गई ना। और कितना, और बहुत, बहुत इंटू 1000, और बहुत, और कितना बहुत, नहीं लिमिट करता वो भी ना। तो ये चीज कहां जाके रुकती है? ये चीज रुकती है एक्चुअल में, उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, दैट इज योर इंफिनिटी। तो जो इंफिनिटी को कैसे डिफाइन किया गया? इंफिनिटी को डिफाइन किया समथिंग डिवाइड बाय जीरो, समथिंग डिवाइड बाय जीरो, जिसको आज तक कोई डिफाइन नहीं कर सका। तो ये मेरा प्रोग्राम कैसे करेगा? देखते हैं वैल्यू डाल के क्या देता है, मोहब्बत बताता है। देखो, मैं लिया 4, ठीक है, नंबर 1 लिया मैंने 10, नंबर 2 लिया मैंने 0। एक्सेप्शन वन टाइम में आ गया ना एरर, वो उसको जब कोई मैथमेटिशियन कैलकुलेट नहीं कर सका, तो ये कहां से कैलकुलेट करेगा? तो वो सीधा क्या दे दिया उसने? 0। तो 0 नहीं होता है, समझा ना भाई? 0 नहीं होता, और 10 तो होता ही नहीं है। तो कितने लोग का आंसर 0 था? 0 वाले।
तो अभी इसको ध्यान रखो, समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज नथिंग बट इन्फिनिटी। मतलब कोई चीज है, उसको तुमको जीरो में डिवाइड करना है। जीरो में डिवाइड करना है मतलब करना ही नहीं है, लेकिन डिवीजन का साइन है तो करना भी है। डिवीजन का साइन है तो करना भी है, और जीरो से डिवाइड करना है मतलब नहीं करना है। तो इसका मतलब तुम वो वैल्यू को कभी डिफाइन नहीं कर सकते। तो कोई तो मैथमेटिशियन था, उसका नाम भूल गया मैं, वो मैथमेटिशियन ने इसको एक वैल्यू दिया था, दैट वैल्यू इज इंफिनिटी, जिसका साइन ऐसा आता है, ऐसा 8 को ऐसा कर देने का, ये ऐसा 8 लिखते हैं ऐसा ना, तो ये ऐसा वाला 8। हाँ, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली इन्फिनिटी। हाँ, कोई इंडियन साइंटिस्ट है वो, मैं याद नहीं है मेरे को नाम उसका। कोई इंडियन साइंटिस्ट है, उसने, इंडियन मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट बोल दिया, इंडियन मैथमेटिशियन। आचार्य है क्या? नहीं नहीं, आचार्य नहीं है, वो आर्य है। अचार बना दिया उसका। तो ये समझा ये क्यों दिया एक्सेप्शन। तो इसके लिए मैं बोला ये तो आम जिंदगी, अब ये आ गई तो इसको कैसे हैंडल करूंगा। अब बताओ इसको हैंडल कैसे करूंगा। ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आ गया, मेरे को पता भी चल, हैंडल कैसे करूंगा मैं। तो अगर यूजर ने जीरो लिख दिया तो मैं वहां पे एक इफ ब्लॉक लिखूंगा। अगर ये डिवीजन तभी परफॉर्म होगा जब सेकंड नंबर जीरो नहीं होगा। एग्जैक्टली exactly. इसमें एल्स आएगा। रियल टाइम एग्जाम्पल कल ही पूछ रहे थे ना तुम। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आया, ये लाइन को तभी एग्जीक्यूट करूंगा जब नंबर जीरो नहीं होगा। तो मैं यहां पे आगे लिखा, इफ नंबर टू नॉट इक्वल टू जीरो, तभी ये लाइन। नहीं नहीं, ये नेस्टेड इफ है, वही मैं बोला था, एग्जाम्पल आएगी तो मैं बता दूंगा। ये नेस्टेड इफ है। ये क्या है, ये मेरा इफ है, इफ के अंदर एक और दूसरा इफ डाल दिया, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। तो जब वो यहां आएगा, यहां आके नंबर लेगा, नंबर लेके देखेगा, अगर ये जीरो नहीं है तो ये डिवीजन बताएगा। ठीक है, अब इसमें एल्स की कंडीशन आएगी। अगर ये जीरो हुआ तो हम लोग लिखेंगे डिवीजन इज इंफिनिटी, हम लोग इंफिनिटी लिखेंगे प्रॉपर। तो इसके एल्स में जाऊंगा, ये समझा क्या। तो पहले इतना रन करके दिखाता हूं। मैंने लिखा 4, 4 लिख के यहाँ पे मैंने लिखा 20, नंबर 2 में लिखा मैंने 0। नहीं दिया ना एरर, एरर देना तो बंद कर दिया, लेकिन कुछ तो बोलना चाहिए जिंदगी में। तो अब यहाँ पे आगे एल्स, अगर ये 0 हो गया तो मैं क्या लिखूंगा, आधे लोग तो ये सोच होंगे इन्फिनिटी लिखेगा कैसे ये आदमी। 4 5 0 हो गया ना। अब एरर भी नहीं आ रहा है, हैंडल भी हो गया, यूजर को समझ में भी आ रहा है। तो ये सब क्या है, ये ऐसा कुछ मैं सोच के नहीं आता घर से ऐसा कुछ करने वाला हूं। ये ऑन द स्पॉट तुमको लॉजिक खुद से बनाना होता है। मेरी बात समझ में आई। और ये तुमको कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ना ये तुमको चैट जीपीटी पे मिलेगा। इसके लिए मैं बोल रहा था कि चैट जीपीटी डेवलपर्स की जॉब नहीं खा सकता, क्योंकि जो लॉजिक ह्यूमन बीइंग लिखता है बैकएंड में, या जहां पर ह्यूमन बीइंग, जैसे मैं तुमको कुछ बोला, तुम उसको लॉजिक में कन्वर्ट कर रहे हो, वो नहीं कर सकते उन लोग। एकदम नया लॉजिक है तो कहां से करेगा, कैसे करेगा कन्वर्ट, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये है कि 70% लॉजिक ऑलरेडी है तो वो बता भी देता है, ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है तो ये बता सकता है, ऐसा मैं नहीं बोला। लेकिन ऐसे टाइप के लॉजिक चैट जीपीटी नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी में 3 दिन से इतना एक्सटेंसिवली यूज कर रहा हूँ ना, इतना ज्यादा यूज कर रहा हूँ, जिसका वो नहीं, उसमें हर चीज देख लिया, उसके ग्लिचेस भी मेरे को समझ में आ गए। क्या नहीं आई लिमिट, अभी तक नहीं है, अभी भी चल रहा है, चलाऊं क्या। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, वो मेरे कोई फ्रेंड लोग का नहीं चल रहा है, मेरा चल कैसे रहा है। मेरा बहुत पहले से यूजर है।
नहीं मेरा चल रहा है, मैं बहुत क्वेश्चंस उससे निकाला, मेरी पूरी चैट भर गई है पूरी, उससे हम लोग क्या क्या नहीं पूछे हैं, समझे क्या? तो मैं तो मेरा पूरा कोड ऑप्टिमाइजेशन ये वो सब पूछ रहा हूँ, तो ऑप्टिमाइजेशन बताता है लेकिन एक हद तक बताता है वो, फिर उसको लेके तुमको तुम्हारा नॉलेज अप्लाई करना पड़ रहा है। हाँ हाँ वही वही। देखो मैं तुमको एकदम जिनको ऐसा डर है चैट जीपीटी से जॉब जाएगी उनके लिए एकदम एकदम बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ऐसा किसको इसको लगता है जॉब जाएगी, मतलब कौन कौन ऐसा सोच रहा था, कोई तो बोल रहा था ना कोई तुम लोग। हाँ वो सब जा सकती है लेकिन उसमें भी है ग्लिचेस वगैरह बहुत। देखो जिनको लगता है चैट जीपीटी डेवलपर्स की जॉब खा जाएगा, तो अब तुम कहीं एक कंपनी में लग गए, ठीक है, तुम्हारा कंपनी में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट बना हुआ है जो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है, जिसका कोड बाहर कहीं पे इशू नहीं है और कहीं दिखता भी नहीं है, ठीक है, वो कोड हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहता है, कोई ऊपर पोस्ट भी नहीं करता। अब वो कोड में आ गया कुछ बग, ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करेगा चैट जीपीटी? मेरी बात समझ में, क्योंकि वो कोड कहीं इंटरनेट पे नहीं है, कुछ नहीं, उसको सॉल्व करने के लिए ह्यूमन बीइंग ही चाहिए, पहली चीज ये। दूसरा, चलो बग आया, बग को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, डिबग कौन करेगा? डेवलपर। डेवलपर डिबग करने के बाद फाइंड किया कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को चैट जीपीटी पे डाल के उसका सॉल्यूशन निकालेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम समझने के लिए तो ह्यूमन बीइंग चाहिए ना। चैट जीपीटी कोई रोबोट तो नहीं है कि वो जाएगा और एक एक चीज उठा के बग निकालेगा, ऐसा नहीं कर सकता। उसको तुम क्वेश्चन दोगे तो ही वो आंसर देगा, लेकिन उसको क्वेश्चन क्या पूछना है इसके लिए तो ह्यूमन बीइंग का दिमाग ही चाहिए। मेरी बात समझे मैं क्या बोला? तो वो एआई मॉडल है, मतलब वो एक एआई चैट मॉडल है। एआई चैट मॉडल किस पे काम करता है? वो काम करता है एक्चुअल में न्यूरल लैंग्वेज के ऊपर। और न्यूरल लैंग्वेज किसके बेस पे काम करती है? न्यूरल लैंग्वेज काम करती है जो उसको ऑलरेडी इनपुट मिल चुका है उसके ऊपर। न्यूरल, ये जो दिमाग के सेल्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स जिसको बोलते हैं वो, तो जैसा अपना दिमाग काम करता है ना, तो वैस वो अल्गोरिदम को कोड में इंप्लीमेंट किया गया है। दैट अल्गोरिदम इज नोन एज न्यूरल अल्गोरिदम। और एक लैंग्वेज बनाई गई है वो अल्गोरिदम से बात करने के लिए, दैट लैंग्वेज इज नोन एज न्यूरल लैंग्वेज। और चैट जीपीटी वही लैंग्वेज का को यूज करता है। मेरी बात समझ, जब तुम उसको बोलोगे ना मेरा ये प्रॉब्लम है, ये मेरे को सॉल्व करके चाहिए, जैसे उससे मैं पूछूंगा आईफोन 15 कब लॉन्च होने वाला है, तो वो क्या बोलेगा पता है? नहीं बता पाएगा। नहीं, वो बोलेगा कि फ्यूचर डेटा मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं, मैं पास्ट डेटा पे काम करता हूं। ए, तुम्हारा माइंड जो है वो, जो तुमको पता है ना उस पर ही काम करेगा, जो तुमको नहीं पता उस पर कैसे काम करेगा? तो सेम वो भी वैसे ही काम करता है। लेकिन कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीजें सोच के निकालना है तो वो एआई मॉडल नहीं निकाल सकता है, वो एक ह्यूमन बीइंग ही निकाल सकता है, और जिसके लिए डेवलपर ही लगेगा और एक्सपीरियंस डेवलपर लगेगा। अगर जॉब जाएगी भी तो निब्बो की जॉब जा सकती है एक हिसाब से, लेकिन चैट जीपीटी जो कोड देगा उसको एक प्रोजेक्ट में बैठालने के लिए भी तो एक तुम्हारा कंट्रोलर, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा यूआरएल, तुम्हारा फंक्शन का नेम, तुमको सब रिप्लेस करना पड़ता है। उसको कैसे मालूम रहेगा तुम अपने प्रोजेक्ट में कौन से फंक्शन का नेम यूज किए हो? नहीं प्रिडिक्ट कर पाता, वो अपने से फंक्शन का नेम बनाना शुरू कर देता है, लेगा धर 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 कोड जनरेट करेगा, फंक्शन का नेम तुमको रिप्लेस करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो फंक्शन नेम भी रिप्लेस करने के लिए तुमको कोडिंग आना चाहिए। ये कर सकता है वो, ये मैं भी यही पॉइंट पे आ रहा था, जहां 3 लोग काम करते थे ना वहां अब एक ही काम करेगा चैट जीपीटी को यूज करके। चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लेके देगी कंपनी खुद, इस पे से ढूंढो, इस पे से करो। और जो 10 लाख रुपए में काम करता था उससे 5 लाख में काम करवाएंगे, तो ये मार्केट गिरेगा, लेकिन लेकिन वो लेवल से जॉब नहीं जाएगी जैसा पब्लिक सोच रही है कि चैट जीपीटी डेवलपर्स, ये क्यों ये कौन लोग बोल रहे जॉब जाएगी? ये वो लोग बोल रहे हैं जो घर पे बैठ के प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब जो गए जाके लिखे कि एक लॉगिन फॉर्म मेरे को बना के चाहिए, हिंदी में बना के चाहिए सी शार्प में, तो वो दे देता है बना के और वो चलता भी है। लेकिन ऐसा तुमको कंपनी में लगेगा क्या कभी? लॉगिन फॉर्म के बग्स रिजॉल्व करना है तुमको, लॉगिन फॉर्म बना हुआ रहेगा पहले से कभी और, तो तुम उसको वो कोड को उसमें उसमें जेल नहीं कर पाओगे कॉपी पेस्ट करके।
क्या वो वो अलग है भाई, वो को पायलट का तुम उस दिन बोले तो मैं सर्च कर रहा था। वो कैसा है पता है, सोनार क्लाउड सुने हो क्या? सोनार क्लाउड भी सेम ऐसा ही है, तुम उसको कोड दे दो तो वो बग निकाल के देता है, मतलब वो फाइंड हेल्प करता है, मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट में कोई फंक्शन है तो ढूंढ के ला के देगा। और नहीं, फिर को पायलट अलग है। ये मैं जो बोला सोनार क्लाउड, ये क्या करता है, तुम अपना प्रोजेक्ट उस पर अपलोड कर दो, वो बताएगा कहाँ कहाँ पे बग है। और आगे चले गए उन लोग सोनार क्लाउड वाले। सोनार क्लाउड करके एक प्रोडक्ट है जो हम लोग की कंपनी यूज करती है अभी भी, लेकिन सोनार क्लाउड भी कुछ कुछ चीज नहीं पकड़ पाता है। फिर वही ह्यूमन बीइंग वाली बात आ जाती है। तो ये कहानी खत्म नहीं होगी, ये मतलब रोबोट और ह्यूमन की जंग वो रहेगी हमेशा, वो समझ के चलो। तो वो रहने वाला है, उससे कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि मेरी जॉब जाएगी, ये होगा वो होगा। मैं कल उसको ऐसे ही बोला कि आई वांट स्कोर बोर्ड इन रिएक्ट, पूरा बना के दे दिया उसने। स्कोर बोर्ड रिएक्ट के अंदर मेरे को पूरा दे दिया बना के, उसको मैं एपीआई से कनेक्ट करके काम भी कर लिया, मतलब वो वर्किंग था पूरा। लेकिन फिर मेरे को क्या रियलाइज हुआ, इसने अपने फंक्शंस ले लिया। मैं क्या किया, मेरे प्रोजेक्ट से एक चीज निकाला, मैं बोला कि आई वांट टू ऑप्टिमाइज दिस फंक्शन। तो उसको पेस्ट किया, उसने ऑप्टिमाइज करके मेरे को दिया। तो जो जो फंक्शन उसको नहीं मिले ना, उसने खुद से बना दिया, लेकिन वो ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट में थे, ऑलरेडी बने हुए सेम नाम से थे, उसने सेम नाम से नीचे बना दिया क्योंकि उसको नहीं मिल रहे थे। मैंने एक फंक्शन कोड पेस्ट किया ना, अब मैं पूरा प्रोजेक्ट नहीं पेस्ट कर सकता ना उसको, स्निपेट ही दूंगा ना मैं, क्वेश्चंस पूछूंगा तो वो थोड़ा सा ड्रॉबैक है उसका। और तुम पूरा मैं फिर क्या किया, एक नोटपैड में सब फंक्शन जितने डिपेंडेंट फंक्शन थे सबको पेस्ट करके उसको दे दिया। तो उसने क्या किया पता है, कि डायरेक्ट बोल दिया कि मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा है कोड क्या चल रहा है, डायरेक्ट वो हाथ उठा दिया। बट जितना उसको समझा उतना बोल देता है वो, कि मतलब मेरे को यहाँ तक समझा, इसके आगे एज ए आई मॉडल आई कैन प्रिडिक्ट दिस कोड, ये वो ऐसा। तो एक लिमिट ही है उसकी, मतलब एक जगह पे रुक जा रहा है वो, और शायद बीटा में है इसके लिए। तो चैट जीपीटी एक सुपर टूल है डेवलपर की हेल्प के लिए। जो तुम लोग स्टैक ओवरफ्लो पे ढूंढते हो, वो चैट जीपीटी से 10 सेकंड में मिलता है, ये तो मैं बोलूंगा। स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करने मेरे को जो चीज मेरे को आधा पौना घंटा लग जा रहा था, वो मेरे को 10 सेकंड में चैट जीपीटी डायरेक्ट दे देता है, डायरेक्ट देता है, एकदम ऐसा पेस्ट करो एकदम फौरन देता है, एकदम फौरन आ जा रहा है वो रिस्पॉन्स। तो मैं उसको रीड तो कर, तुम लोग भी ट्राई करके देखो, चैट जीपीटी कुछ भी बोल के देखो उससे। मैं तो पूछ लिया मेरे दोस्त की शादी कब होगी, बोलते हैं फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मैं। समझे, हम लोग कुछ भी क्वेश्चन डाल देते उसको। और सबसे भारी बात क्या है, वो स्लैंग भी समझता है। हाँ, मैं उसको स्लैंग में क्या लिखा, मैं उसको स्लैंग में लिखा, अबे यार क्या है ये सब। तो बोलता है सॉरी यू डिडंट अंडरस्टैंड माय लास्ट रिस्पॉन्स। तो फिर उसने अलग वर्ड्स में मेरे को समझाना चालू किया। तो फिर मैं उसको बोला थोड़े आसान भाषा में समझाओ। तो फिर उसने क्या किया पता है, ओके सर्टेनली आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, और डिटेल में मेरे को समझा, और डिटेल में एक बड़ा सा टेक्स्ट दे दिया। तो मतलब वो जो स्लैंग है ना, अबे ये वो भी समझता है वो भी वो डिटरमाइन कर लेता है। तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है उसको। और अभी अभी चैट जीपीटी को माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया, पता चला कि नहीं? चैट जीपीटी बिंग के साथ में इंटीग्रेट हो गया है। नहीं, वो जब से माइक्रोसॉफ्ट ने लिया है, बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के नए यूजर्स को मिल नहीं रहा है वो। सिर्फ बिंग बिंग है ना, माइक्रोसॉफ्ट बिंग के साथ इंटीग्रेट हुआ, साइड में चैट आने लगा। मैं डाला वेट लिस्ट में, पहले डाल के रखा हूँ उसको, मुझे वो आया, मेरे को नोटिफिकेशन पहले डाल। अच्छा, झगड़ा भी करता है वो, ये सब चीज है, थोड़ा देखूंगा, मैं भी रिसर्च करूंगा तो मैं भी बताऊंगा, तुम लोग भी इसको देखो। लेकिन अच्छी चीज है वो, हेल्प करेगी तुम्हारे डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में भी। तुम कोड उठा के दे दोगे, उसका एरर सॉल्व करके दे देगा, तुम्हारे कोड में एरर आ रहा है उसको पेस्ट कर दो, वो एरर सॉल्व करके दे देगा। समझे क्या? तो काफी हेल्प तुम लोग ले सकते हो। लेकिन अब तो मुश्किल है मेरे ख्याल से, अब सब्सक्रिप्शन वेट लिस्ट में बैन नहीं है, भर गया वो, जितने बीटा यूजर्स थे ना वो फुल हो गया, वो ले ही नहीं रहे सब नए यूजर्स को। तो जो जो शुरू में सब्सक्राइब कर लिया वही लोग कर लिया। जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन, अच्छा हो मैं जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन मैं तुमसे मिला था रात में, जब तुम्हारे से मिल के गया। तो फिर
रात में 2-3 बजे वही दिन उसका लॉन्च था, और लॉन्च होते साथ उसकी साइट भी डाउन हो गई थी, मतलब बहुत सारे लोगों को तो पता रहेगा। तो साइट भी डाउन हो गई थी, फिर उसको जाके सब्सक्रिप्शन किया तो वो टाइम मेरे को मिल गया था, वो टाइम तो चलने लगा था। अब तो वो मतलब मिल भी नहीं रहा है उसको, वो पता नहीं अब कब उन लोग क्या ओपन करते हैं कैसा करते हैं, वो अलग हिसाब है उसका। सर इसमें तो होता है ना, ये भी जब डेवलपर खुलते हैं तो रिसर्च में से एक तरीका होता है कि वो पूरा कैसी रिसर्च? जैसे कुछ कोड ढूंढने का, हाँ, वेबसाइट पे रिसर्च करने अच्छा वैसा। हाँ, वो वही तो एक तरीका ना, मतलब सर्च करने भी तुमको आना चाहिए। का। वो बता दूंगा मैं एक एकदम रियल टाइम सिनेरियो लेके स्टैक ओवरफ्लो से कोड निकाल के कॉपी पेस्ट करके चला के बता दूंगा। लेकिन सर वो यूज करने वाले लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको तुमको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो तुमको पता है कंसेप्ट कैसे कोड लिखता हूँ, कोड लिख सकता हूँ मैं 20 लाइन, लेकिन वो 20 लाइन तुमको इंटरनेट पे मिल रही है, कॉपी करके पेस्ट करके उसको समझ लोगे और वो 20 में 21वीं लाइन ऐड करोगे ना, तो दैट 21 लाइन इज अ गोल्डन लाइन, जो 20 लाइन के ऊपर की मेहनत है। और जो तुम वो 20 लाइन लिखोगे ना, तो 20 लाइन लिखने में तुम इतना थक चुके रहोगे ना कि 21 लाइन के सोचने की बारी नहीं रहेगी तुम्हारे पास। मतलब किसी और का लॉजिक उठा के उसमें अपना लॉजिक ऐड ऑन करो ना, तो वो बनता है तड़का, नहीं तो फिर खाली दाल ही बनती है। समझे क्या? तो वो ये हैबिट डालने का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इससे पहले भी बोला था, जब बैच शुरू किया था तब भी बोला था कि जो जो बंदे लोग शुरू में बहुत ज्यादा स्टूडियस रहते हैं, बहुत ज्यादा रैंकर रहते हैं, वो लोग एक टाइम पे आके थक जाते हैं पढ़ाई से। कौन कौन मानता है ये बात को? तो रैंकर ही लोग मान पाएंगे, सब रैंकर लोग हाथ उठा दिए। तो रैंकर लोग ही मान सकते, और जो लोग शुरू में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं ना, वो लोग एक पॉइंट के बाद आके जब उनको बत्ती जलती है ना उनकी, तो जब वो वहां से भागते हैं तो उनके लिए रेस तो वही टाइम शुरू हुई रहती है, तो वो लोग बहुत तेज भागते हैं फिर। समझ में आएगा, और ये हकीकत है। तो मेरा मेरा स्टाइल क्या है, जो तुमको मिल रहा है ना वो ले लो। कोई वो करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं तो कोड लिखूंगा, मैं मेहनती हूँ, मैं मजदूर तबके से आता हूँ, नहीं। ठीक है, वो कोड को कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट करके उसको समझ लो, जो नहीं समझ में उसको गूगल कर लो, उसको चला लो, उसके बाद देखो मैं इसमें क्या ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ मैं अपने। तो जो तुम ऑप्टिमाइजेशन करोगे ना, दैट विल एक्चुअली ऐड द रियल वैल्यू इनटू दैट पर्टिकुलर 20 लाइन्स। जबकि तुम लिखोगे एक ही लाइन, भले से 2 दिन सोचने के बाद, लेकिन वो वैल्यू जो ऐड होगी ना कोड में, वो एक अलग कोड बनेगा। वो 20 लाइन सबके पास है, लेकिन वो जो एक लाइन रहेगी ना, वो लाइन सबके पास नहीं है, वो तुम्हारी खुद की लाइन है। तो वो एक्चुअल में कोड को कोड बनाएगी। तो ज्यादा कोड करने से बंदा डेवलपर नहीं बनता है, अच्छा कोड करने से बंदा डेवलपर बनता है, एक बात याद रखना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं गूगल से कॉपी करूंगा तो मेरे को आदत लग जाएगी, मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा। कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। जितने रिसोर्स है सब यूज करो, कंपनी में तुमको हर रिसोर्स मिलता है। तुम कंपनी में स्टैक ओवरफ्लो यूज कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन यूज कर सकते हो, किसी और का कोड यूज कर सकते हो, टीम मेंबर की हेल्प ले सकते हो, प्रोजेक्ट में जो कोड पड़ा है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तुमको सब फुल आजादी होती है। तो हम लोग जो है मेहनत करने के लिए नहीं कर रहे ये काम, हम लोग कंपनी में काम करने के लिए कर रहे हैं। तो जो कंपनी में होता है करो ना घर पे बैठ के भी, वो क्या जरूरत है इतना ईमानदार बनने की कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, डिपेंडेंट हो जाऊंगा। जो कोड उठाओ वो कोड उठा के उसमें वैल्यू ऐड करके दिखाओ। आफ्टर ऑल रिजल्ट से मतलब है। मेरा माइंडसेट कैसा है पता है? रिजल्ट ओरिएंटेड। मैं क्या, मेरा बोलना क्या है, तुम दिन भर घूमो, मैं 4 घंटा तुमको देने बोलो, तुम दिन भर घूमो, लेकिन तुम 4 घंटे की मेहनत 4 मिनट में कर सकते हो, तो दैट रिजल्ट मैटर करता है। और काम हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तुम 5 दिन काम किए, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो रिजल्ट के बारे में सोचने का, ना कि मेहनत के बारे में। मेहनत कितनी भी लगे, ज्यादा भी लगे तो कर लूंगा, कम भी लगे तो भी अच्छा ही है, रिजल्ट आना चाहिए। तो वो डिपेंडेंट और वो सबको कोई फंडा ही नहीं है। पूरी दुनिया डिपेंडेंट है स्टैक ओवरफ्लो पे। तुम अकेले नहीं डिपेंड होगी, क्या कर लोगे? लोग बेवकूफ ना बोलना चालू कर दे। मेरी बात समझ गए? तो वो माइंडसेट बदलने की जरूरत है भाई। वो माइंडसेट बदलने की जरूरत है। वो माइंडसेट अपने को अपने टीचर्स सिखाते हैं, जो मतलब ओल्ड स्कूल वाले टीचर्स है ना, वो सिखाते हैं। लेकिन मेरा बोलना ये है कि वो गलत माइंडसेट है। मतलब बहुत बड़ा क्लेम है ये, लेकिन वो है गलत ही माइंडसेट। तो जब मैराथन, पता है मैराथन में भागते हैं जो, मैराथन में जब हम लोग थक जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वो मशाल दूसरे को दे देते हैं, फिर वो भागता है। तो जो बैठे रहता है फिर वो बहुत तेज भागता है, बराबर। तो ये जो मैराथन वाला फंडा है ना, ये अपनी लाइफ में भी होना चाहिए। कोई पीछे से मेहनत करके आया है,
उसकी मेहनत पे ऐड ऑन करोगे तो और आगे जाओगे। और तुम बोलोगे नहीं मैं तेरे से मशाल नहीं लूंगा, मैं पीछे 2 किलोमीटर जाऊंगा दूसरी मशाल लाके फिर ये करूंगा। तुम बोलोगे नहीं मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया था, उर्दू वाले सर ने, अपनी मदद आप करना, तो मैं ये करूंगा। बेवकूफी है वो, बेवकूफी, सरासर बेवकूफी। समझे क्या? तो वो सब छोड़ दो। अभी एक बंदा था, उसको ऑफर लेटर आया, तो उसको 3.8 का पैकेज मिला इससे पहले वाले बैच में। तो मेरे को बोलता है कि मेरे डैडी बोल रहे हैं कि जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए, पहले ऐसा वैसा। मतलब डैडी का बोलना वो ओल्ड थिंकिंग है। यहाँ पे काउंटर वाला गेम चलता है। मतलब अपने अब्बू या अपने बड़े लोग का माइंडसेट कैसा रहता है कि अभी तुमको जो जॉब मिल रही है उसको पकड़ लो, ये वो। मेरा बोलना क्या है, अल्लाह ताला शक्लखोर को शक्ल देता है। कौन कौन सुना है ये एग्जाम्पल? शक्लखोर को अल्लाह ताला शक्ल देता है। सुने हो क्या है? हाँ, अगर तुम उसके लिए वेट करोगे ना, लाइक तुमको चाहिए 4 लाख या 5 लाख का पैकेज, तुम वेट करो, अल्लाह ताला तुमको देंगे। और ये हकीकत है। मैं अपनी मेरी मेरी खुद के एग्जाम्पल में बताऊं, तो मैं उसको वही बताने लगा एग्जाम्पल अभी नाश्ता करते करते। मैं बोला मेरे को पहला ऑफर आ गया, मेरे को मतलब मैं बहुत टाइम तक का जॉब सर्च कर रहा था, मेरे को पहला ऑफर आ गया था जिसमें मेरे को सैलरी 22 से 23 हजार रुपया मिल रही थी। तो वो ऑफर मैं रिजेक्ट कर दिया कि छह, पहले मैं तो जॉब छोड़ा, मतलब जो जॉब टीचिंग वीचिंग कर रहा था वो सब छोड़ दिया, फिर प्रोग्रामिंग मतलब एज ए डेवलपर जॉब सर्च करने लगा। तो 6 महीने का गैप हो गया, 6 महीने तक मेरे को जॉब नहीं मिली। 6 महीने तक नो सैलरी, कुछ नहीं, और घर से पॉकेट मनी नहीं, मैं कुछ लेता होता था नहीं, तो पैसा वैसा कुछ रहता नहीं था। और कुछ भी मतलब ऐसे एक बार तुम्हारे पास अर्निंग सोर्स हो जाता है, महीने का 7 हजार भी कमा रहे हो, और वो अचानक 7 हजार भी बंद हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा मामला हिल जाता है। तो 6 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, अब इंटरव्यू देने जाने के लिए भी घर से पैसा मांगने वाली बात आ गई। तो वो पैसा मैं मांगता था तो जिल्लत भी मिलती थी, है ना। तो पैसे के साथ में एड ऑन, तो वो लेके मतलब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, और मेरे को एक ऑफर आ गया, मेरे को एक ऑफर आया कुछ 22-23 हजार रुपया। उसमें वो था क्या बोलते हैं, सीटीसी था। तो मैं घर पे बताया, तो मैं बोले कि तो फिर कब से ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं बोला ये मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो बोले क्यों? सुनाना चालू। बोले ये वो जो मिलता है वो ले लेना चाहिए, तू सपना देख रहा है कि देखो 30-40 हजार सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं होता है फात, समझ ले ये वो। मतलब समझाने लगे, अब्बू भी समझाए, अम्मी भी समझाए, सब लोग समझाए, मैं सबकी बात सुना, लेकिन किया वही जो मेरे को करने का था, मैं वो ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया, बस खाली मार के घर से बाहर नहीं निकाले, इतना ही हुआ। उतना छोड़ के बाकी सब हो गया, ऐसा समझ लो। तो सुनाओ ना दिए, बोले तेरे को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 1-1.5 महीना गुजरा, 1-1.5 महीने बाद में इंटरव्यू, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुका था वो टाइम तक, मतलब 30-40 उसका वो क्रॉस हो गया था काउंट। मेरे को ऐसा रियलाइज होने लगा था कि अब मेरे को मिल जाएगा, ऐसा होता है ना एक टाइम पे, ऐसा लगने लगता है कि अब मिलेगा, अब मिलेगा। और वो टाइम पे कोई अगर वो करता है तो फिर लगता है कि अभी अभी नहीं सुनूंगा तो ज्यादा अच्छा है। तो फिर मैं नहीं सुना, 1.5-2 महीने के बाद मेरे को ऑफर आया, पहला ऑफर आया 4.6 का, उसको काउंटर किया 5.2 ले जाके फिर घर पे बताया, देखो ये 40 नहीं 50 हजार सैलरी। मतलब वो टाइम बहुत बहुत बड़ा पैकेज हो जाता था वो टाइम पे कि हाँ ये है। तो उस टाइम उसके बाद से घर वाले कुछ बोलते नहीं है। तो एक बार ऐसा करके दिखाना पड़ता है, तभी तुम माइंडसेट चेंज कर सकते हो घर वाले का, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्या? हाँ, नहीं तो अब्बा नहीं मानेंगे। नहीं मेरे अब्बा ऐसे नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है वैसा। तो वो लोग बोल रहे थे कि मतलब तू कर ले सिलेक्ट, क्योंकि 6 महीने से तुम घर में बैठे हो, नो सैलरी नथिंग कुछ, तो तुमको भी रियलाइज होता है कि यानी ये चीज क्या है। और कोई भी वो टाइम पे हिम्मत तोड़ देगा, और वो जो टाइम होता है ना भाई, वो टाइम पे उसके बाद जब तुम इंटरव्यू देते हो ना, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो अलग रहती है। क्योंकि तुम्हारे पास प्रेशर भी होता है, तुम्हारे पास नॉलेज भी होता है, तुमको अपने ऊपर भरोसा भी होता है, पूरे घर वाले तुमको टोक रहे भी होते हैं पीछे से, उसके बाद जो निकलेगा वही। तो वही वही तो आगे जाके स्टोरी बन जाती है। वही तो खड़े होकर तुमको मैं आज बोल रहा हूँ तो कोई बात है, मैं ऐसा नहीं सुना रहा हूँ कि किसी और की स्टोरी ला के तुमको बता रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा हुआ था। मैं तो तुमको अपना ही बता रहा हूँ। तो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। तो मेरे को वो टाइम पे ये चीज समझ में आ गई कि जितने ओल्ड स्कूल वाले हैं उनका माइंडसेट अपने से बहुत अलग है। मतलब ये टाइम में वो माइंडसेट वर्क नहीं करता। जैसे तुम्हारे अब्बा पैसा कमाते थे वैसे पैसा तुम नहीं कमा सकते। अगर तुम वही बिजनेस में जा रहे हो, इसका मतलब तुम कुछ साल के बाद गरीब हो जाओगे। ये हकीकत है। तुमको नया तरीका ढूंढना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। और ये तुमको ऐसा लग रहा होगा मैं कुछ अलग बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। क्या क्या क्या?
लूम, अब मैं तो खुद ही लूम डाल दिया। रैपियर, रैपियर सुना है रैपियर? एयर जेट नहीं, रैपियर, चाइनीज रैपियर। नहीं, मेरे अब्बा लूम से पैसा नहीं कमाए ना, इसके लिए मैं डाल दिया। तो वो तुमको कुछ ना कुछ नया, लेकिन ये अलग, वो जो इंग्लिश लूम था वो अलग है, ये अलग है, तुमको कुछ तो नया मार्केट में करना ही पड़ेगा, ये चीज समझ लो। और जहां तक माइंडसेट की बात है, तो माइंडसेट बदलने के लिए तुमको तुम्हारे घर के अगेंस्ट जाके ही वो चीज करना पड़ेगा। तो थोड़ी बात सुनने का, थोड़ी जिल्लत लेने का, लेकिन करने हैं वही जो जो सही हो, लगे नहीं हो। तो कोई ऐसे बंदे से कंसल्ट करो जो सही में तुमको गाइड कर सके। तो मैं उसको बोला तू वो ऑफर को होल्ड कर, उनको बोल के मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन काउंटर कर लेना उसके ऊपर। मतलब काउंटर करके तो तेरे अब्बा को दिखा देगा ना, अगर मतलब वो 3.8 पे अगर काउंटर करके 4.5 पे भी चला गया ना, तो फिर उसके बाद से नेक्स्ट टाइम उसके अब्बा उसको टोकेंगे नहीं, जाने दे इसको, इसकी रास्ते पे चलने दो, ये बड़ा हो गया, अपना रास्ता ढूंढ लेता है। समझे क्या? तो वो इंपॉर्टेंट है। तो वो डिपेंडेंट वाला फंडा छोड़ दे भाई। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट है? ये इतने बड़े कोड में, देखो अब ये कोड दिख रहा है बहुत बड़ा, लेकिन है ये एक्चुअल में बहुत छोटा। सर इसमें जैसे एक एक्सेप्शन आया कि हम लोग के साथ 0 से डिवाइड करते इंफिनिटी आता है। डिवीजन में ये सबट्रैक्शन में क्या आएगा, जब पहला नंबर छोटा रहेगा, अरे पहला नंबर छोटा रहेगा, दूसरा नंबर बड़ा रहेगा। उसमें एक्सेप्शन थोड़ी आता है, निगेटिव आता है ना। दिखा है? निगेटिव ही वैल्यू डाला था मैं। अरे वो रॉन्ग बटन प्रेस हो गई थी। आया ना? अब इसके बाद जो एक जो पॉइंट है, मतलब एक जो ब्रांचिंग है, वो है स्विच के साथ। ठीक है, तो स्विच, इसमें स्विच कैसे यूज करूंगा मैं? अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन नहीं? ठीक है। अब स्विच होता क्या है वो समझ लो। जैसे इफ एल्स इफ लैडर होता है ना, जैसा इफ एल्स इफ लैडर होता है, मतलब मेरे पास पांच छह ऑप्शन है, उसमें से एक ही कंडीशन ट्रू होगी, तो सेम चीज स्विच में भी होती है। स्विच में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा स्विच लिखते हैं, स्विच लिखने के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं केस वैल्यू 1 ब्रेक, केस वैल्यू 2 ब्रेक, केस वैल्यू 3 ब्रेक, एंडिंग में आता है डिफॉल्ट। क्या फंडा है इसका, कैसे वर्क करता है, ये समझ लो। ये वेरिएबल में एक वैल्यू होगी। ठीक है, वेरिएबल है तो इसमें कोई वैल्यू आएगी। ये वेरिएबल की वैल्यू अगर ये वैल्यू से मैच करेगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये वेरिएबल की वैल्यू अगर ये वैल्यू से मैच करेगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज मिस कर दिया। ठीक है? तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू अगर ये वेरिएबल की वैल्यू अगर ये वैल्यू से मैच होगी तो यहाँ पे जो कोड लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा।
ये वेरिएबल की वैल्यू अगर ये वैल्यू से मैच होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वेरिएबल की वैल्यू अगर ये वैल्यू से मैच होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये वेरिएबल की वैल्यू कोई भी केस की वैल्यू से मैच नहीं होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। सेम है एकदम इफ एल्स इफ लैडर जैसा, सेम कंडीशन जो मैं वो कोड में लिखा हूं इसमें लिख सकता हूं। देखो कैसे लिखते हो कंडीशन को। तो मेरे केस में क्या आएगा, वैल्यू कौन कौन सी है कौन बताएगा, वैल्यू क्या है, वेरिएबल नेम क्या रहेगा, ये वाली एग्जांपल में वेरिएबल नेम क्या होगा, चॉइस। तो मैं यहाँ पे आके लिखा स्विच, ठीक है, स्विच के अंदर मैं यहाँ पे लिखा चॉइस, फिर यहाँ पे लिखा केस, अगर वैल्यू 1 है तो क्या करना है, अगर 2 है तो क्या करना है, अगर 3 है तो क्या करना है, 4 है तो क्या करना है, और ये इससे कुछ भी मैच नहीं खाती है तो डिफॉल्ट है तो क्या करना है। समझ में आया क्या। तो इसके लिए क्या करना है, 1 है तो 1 के लिए मेरा ये 1 वाला कोड आ जाएगा, ये कोड को उठा के पेस्ट करना रहेगा, बराबर। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, केस 1। अब ऊपर की पूरी लाइन कमेंट कर दूंगा मैं इधर पे मूव करके। तो फिलहाल ले लेता हूँ पहले कोड के बाद। अभी एक एरर आएगा इसके अंदर, देखो केस 2 के अंदर डाला मैं, देखो आया एरर। वो क्या बोल रहा है कि नंबर 1 ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है तो तुम वापस से नंबर 1 क्यों लियो। तो ये एरर एक्चुअली मैं उससे पहले ढूंढ रहा था, अगर तुम लोग नोट किए रहेंगे तो जब मैं पेस्ट किया तो मैं बोला एरर आएगा, बोला अभी नहीं आया, फिर मैं बोला हाँ इसमें नहीं आएगा स्विच में आएगा। तो ये एरर, ये फिर से डिफाइन करने की इधर पे जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 में आया, इसको कॉपी किया मैं, फोर में गया मैं, जो लॉजिक था एज इट इज है। सर ये इक्वल्स और जो स्विच है इन दोनों में से ज्यादा ऑप्टिमाइज कौन सा हो जाएगा? इफ एल्स ऑप्टिमाइज बोल रहे हो कि फ्लेक्सिबल, ऑप्टिमाइज ना, ऑप्टिमाइज देखो फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशन दो अलग अलग चीज है। जो तुम्हारा स्विच है वो लेस फ्लेक्सिबल है, और ऑलवेज इफ एल्स इफ लैडर फास्टर है कंपेयर टू स्विच। फ्लेक्सिबल आप क्या? फ्लेक्सिबिलिटी ये बोल रहा हूँ कि इफ में तुम मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हो, इसमें खाली इक्वालिटी कंडीशन ही चेक होती है। लेस देन कैसे चेक करोगे, वहां तो लेस देन लिख सकते हो ना, नहीं समझेगा। अब मैं ये ऊपर का पूरा कोड जो है निकाल दिया, सेम कोड हो गया स्विच से। कोड को डिबग करके चेक करते हैं, इधर डिबग पॉइंट डाला, रन किया, डिबगर आया, नहीं आया, आया, आ गया, ठीक है। ये देखो इधर पे ये, तो इसने मेनू प्रिंट किया जैसा मेनू प्रिंट करना था। इंटरव्यू चॉइस, चॉइस दिया मैंने, चॉइस दिया यहाँ पे डिवीजन की चॉइस दिया 4, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस में वैल्यू क्या आ गई 4। अब ये चॉइस की वैल्यू क्या है 4, ये वैल्यू किससे मैच करेगी, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, और ये वाला केस 4 है, मतलब इससे मैच करेगी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये वाला।
गलती से क्लिक हो गया, उधर ही चला गया। इसको बंद कर देता हूँ वापस से, फिर से बताता हूँ वैल्यू। F10 F10 यहाँ पे F10 चॉइस में डाला मैंने 4, चॉइस की वैल्यू आई 4। अब मैं किया F10 तो डायरेक्ट कहाँ पे आया 4 पे, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे आया 4 पे, 4 पे आके डायरेक्ट ये जो है यूजर से नंबर दिया मैंने 30, तो यहाँ पे 30 इसमें आ गया। उसके बाद मैंने किया F10, फिर यूजर से सेकंड नंबर लिया, मैंने लिखा 0, तो ये यहाँ पे आ गया नंबर 0। नंबर 0 आया तो ये कहाँ चला गया, नॉट इक्वल 0 रहेगा तो डिवाइड करेगा, और 0 है तो ये क्या करेगा, एल्स में जाके क्या लिखेगा। क्लियर है। तो ये है एक्चुअल में स्विच। तो चाहे स्विच यूज करो, चाहे इफ एल्स इफ लैडर यूज करो, एक ही दो सेम सिचुएशन को तुम दोनों से हैंडल कर सकते हो। तो कोई एक को सीख लो अभी के लिए अच्छे से, तो मैं बोलूंगा स्विच को डाल दो ऑप्शन में, और इफ एल्स इफ लैडर सीख लो, क्योंकि इफ एल्स इफ ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मोर कंडीशन प्रोवाइड करेगा। देखो प्रॉब्लम क्या है मैं तुमको बताता हूँ, मैं क्यों स्किप करने बोल रहा हूँ। जैसे इफ एल्स इफ में क्या होता है कि वैल्यू को हम लोग लेस देन ग्रेटर देन किससे भी चेक कर सकते हैं। इसमें वेरिएबल हमेशा ये वैल्यू की इक्वालिटी में चेक होगी, ये वैल्यू इसके इक्वल है तो ये होगा, ये वैल्यू इसके इक्वल है तो ये होगा। और हम लोग कोई ऑपरेटर लिखते नहीं है, वो खुद से इक्वालिटी लेता है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। जितनी चीज ऑटोमेटिक होती है ना, उतना तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक हो रही है मतलब कोई और कर रहा है। ये जो वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू अगर इसके इक्वल होती है तो ये बॉडी चलेगी, ये वेरिएबल की वैल्यू इसके इक्वल होती है तो ये बॉडी चलेगी। तो इसमें जो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होता है वो सिर्फ इक्वालिटी है। लेकिन अगर मेरे को ये चेक करना है लेस देन ग्रेटर देन और ऐसा कुछ कंडीशन चेक करना है, तो उस टाइम पे मैं तो यहाँ पे ऑपरेटर लिखता ही नहीं हूँ, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है ना ऑटोमेटिक की वजह से। तो उस टाइम पे तुम इफ एल्स इफ ही यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको नटशल में एक चीज ये बोलूं कि जितना जितना भी काम स्विच से होता है वो सब इफ एल्स इफ से हो सकता है, लेकिन जो काम ऑल काम इफ एल्स इफ से होता है वो हर काम स्विच से नहीं हो सकता है। तो एक एग्जांपल मैं लेस देन वाली बता दिया, लेस देन ग्रेटर देन बिटवीन रेंज मल्टीपल कंडीशंस ये भी बता दिया। तो इसके लिए मैं इसको स्किप करने के लिए बोलता हूँ। हम लोग इसको पढ़ लिए, इनके इंटरव्यू में पूछा तो उसके लिए, और कुछ नहीं। इसको हम लोग पढ़ लिए, लेकिन हम लोग एक को सेलेक्ट करेंगे। मैं क्या बोलता हूँ, एक चीज पे फोकस करने का, तो फोकस इफ एल्स इफ लैडर पे रखो। क्लियर है। ये यहाँ पे तुम्हारा ब्रांचिंग का पूरा पार्ट एंड हो जाता है। मतलब ये पढ़ने के बाद तुमको इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ कंडीशंस ऑपरेटर ये सब आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ तक का, ये लेक्चर तक का तुमको वो चीज आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक तुम्हारा इधर से आएगा वो आएगा लूपिंग, जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना भी आगे मोस्ट लगा लो, इंफिनिटी। ठीक है। इतना नहीं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डेवलपर कोड क्यों लिखता है, एक डेवलपर कोड क्यों लिखता है, ताकि वो ईज प्रोवाइड कर सके किसी को। मतलब जो काम मैनुअल एक टाइम होता था, है ना, तो वो ऑटोमेशन से हो जाए। और वो ऑटोमेशन, जितने ऑटोमेशन है सब लूप से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मैं तुमको बोला हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, तो तुम एक बार लिखे कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। मैं बोला 10 बार प्रिंट करो, तो तुम 10 बार लिखे। मैं बोला 10 लाख बार प्रिंट करो, तो 10 बार लाख बार लिखोगे तो फिर तुम गधे हो, फिर तो तुम वो नहीं है। तो तुमको एक वो चाहिए कि कोई टेक्निक यूज करो जिससे वो ऑटोमेटिक 10 लाख बार लिख ले। दैट टेक्निक इज नोन एज लूपिंग, दैट टेक्निक इज नोन एज लूपिंग। तो जितने भी ऐसे काम हैं जो ह्यूमन बीइंग को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं और कंप्यूटर उसको बहुत फास्ट कर देता है, दैट ऑल वर्क विल बी डन बाय योर लूपिंग। नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। वो रहा राइट वंस रन एनीवेयर, वो अलग है, वो एक अलग कंसेप्ट है। वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी से रिलेटेड है, वो रहा। और ये मैं तुमको क्या बोल रहा हूं कि ये लूपिंग है, कोड रीयूजेबिलिटी। ये कोड रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट है, और वोरा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का कंसेप्ट है। मतलब एक बार लिखा एंड्रॉइड में भी चल रहा है, विंडोज में भी चल रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। समझे क्या, वो दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग जगह पे यूज होती है। कम लिखना है, आउटपुट ज्यादा है। अभी तुम लोग बोलेगे एक इवन ऑड के लिए साला 10 लाइन का प्रोग्राम लिखा है आदमी, क्या मतलब है। लेकिन अब मैं बोला 1 से लेके 10,000 के बीच में जितने इवन नंबर है सब फाइंड करके बताओ, तो एक ह्यूमन बीइंग को कितना टाइम लगेगा वो लिखने के लिए। 10,000 बोल रहा हूं मैं।
नहीं कुछ तो भी 20 मिनट लगेगा, बहुत स्पीड भी लिखता रहेगा तो 20 मिनट लगेगा, कंप्यूटर को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तब प्रोग्रामिंग की ब्यूटी निकल के आती है, लेकिन वो आने के लिए तुमको लूप की जरूरत पड़ती है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो फ्रेश लेक्चर से लूंगा मैं, काफी चीज रहेगी लूप में बताने के लिए, तो वो बताऊंगा। तो यहां तक का लेक्चर सुन के आओ, ब्रांचिंग तक का, क्योंकि लूपिंग में भी ब्रांचिंग यूज होगा, लूपिंग में भी ब्रांचिंग यूज होगा। अब जितनी चीज हुई है वो कहीं जाएगी नहीं, वेरिएबल भी हर जगह यूज होगा, वेब यूज होगा, ब्रांचिंग यूज होगा, और लूपिंग के साथ भी ब्रांचिंग यूज होगा। समझिएगा, ये सब रिपीटेटिव यूज होने वाले कंसेप्ट ही रहेंगे। मैं फिर से दोबारा रिपीट तो करूंगा, लेकिन तुम लोग रिकॉर्डिंग सुनने रहोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, छुट्टी।